स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। पांचवें भाई, ये साफ तौर पर तुम्हारी अपनी लापरवाही थी। एक और 5 साल के बच्चे ने चिढ़ाते हुए मुस्कान के साथ कहा। तीनों बच्चों की प्रतिद्वंद्विता रुकी और थोड़ा बड़ा लड़का असंतुष्ट होकर फुसफुसाया, अगर अगली बार तुमने ऐसे छुपकर वार किया तो मैं सच में लड़ूंगा। पांचवें भाई, अगर तुम सच में लड़े तो ये दादागिरी नहीं होगी। 5 साल का बच्चा हंसा। हम्फ, यह इसलिए क्योंकि तुम हमेशा मुझ पर छुपकर वार करते हो। पिताजी कहते हैं, लड़ाइयों में छुपकर वार जैसा कुछ नहीं होता, ये सब रणनीति है। हम तो बस अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों को बहस करते हुए देखकर वीर की नजरें घूम गईं और उनकी बातचीत से वह मोटे तौर पर उनकी पहचान का अनुमान लगा सकता था। एक विचार के साथ उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वीर ने सुरेखा की तरफ देखा, लेकिन ध्यान दिया कि वह अपनी आंखों के सामने तैरती सुनहरी रोशनी से पूरी तरह अनभिज्ञ थी, और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, रोशनी अपने अक्षरों के साथ उसके गाल पर चमक उठी। विकास कार्य प्रगति 5.6%। वीर ने तुरंत अपने मन में गणना की, यह महसूस करते हुए कि वह भी सिर्फ 1 साल से थोड़ा ही बड़ा है। इसका मतलब है कि वह अब बोल और चल सकता होगा। माँ, वीर ने हिम्मत जुटाई और हिचकिचाते हुए बोला। तुरंत एक स्पष्ट आवाज निकली। सुरेखा बच्चे की पुकार से चौंक गई और नीचे वीर को देखा। उसकी मुस्कान आश्चर्य में बदल गई। 10वां, क्या तुम अब मुझे माँ कह सकते हो? मुझे फिर से बुलाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। माँ। हालांकि वीर को अजीब लगा, उसने बहादुरी से शब्द दोहराया, यह महसूस करते हुए कि उसकी आवाज की नसें वास्तव में ठीक से विकसित हो चुकी हैं। वीर को इतना चतुर देखकर कि वह वास्तव में उसकी बातें समझ रहा था, सुरेखा की मुस्कान खूबसूरती से खिली, क्योंकि उसने बार बार उसे मधुर स्वर में अच्छा 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 कहकर सराहा। आंगन में शोर मचा रहे कुछ बच्चे यहाँ की आवाजें सुनकर अपना अभ्यास बंद करके पास आ गए। छड़ी लहराता 3 साल का बच्चा दौड़कर आया, लेकिन वह अपने हाथ में पकड़ी छड़ी गिराना भूल गया, जिससे वह लगभग वीर के सिर से टकरा गई, और सुरेखा ने तुरंत उसे रोक दिया। जूनियर, अपने भाई को चोट मत पहुंचाना। सुरेखा हल्की हंसी के साथ बोली, लेकिन उसने बच्चे को डांटा नहीं। छोटा ली जूनियर भी चौंक गया और जल्दी से छड़ी को एक तरफ फेंक दिया, उत्सुकता से वीर को देखने के लिए पास आया। छोटा भाई बोल सकता है। मुझे भाई कहो, पहले वाला बड़ा बच्चा विपुल आश्चर्य से बोला। और एक और मजबूत बच्चा वरुण सीधे वीर से उसे भाई कहने के लिए कहा। उसका चेहरा रौब से भरा था, वीर को चिढ़ा रहा था। एक और बच्चा जो फेनिल लग रहा था, गोरा और साफ सुथरा था, जिसकी आंखों में एक कोमल खूबसूरती थी, ऐसा लगता था कि उसने सुरेखा के स्वभाव को ज्यादा विरासत में लिया है। सिर्फ मुस्कुरा रहा था, बिना एक शब्द कहे, थोड़ी शर्म दिखा रहा था। वीर जानता था कि यह सब उस पर दादा की जिद थी, और अधिक सटीक रूप से यह उसकी यादों का हिस्सा था। यादों की सच्चाई को सत्यापित करना बाकी था। आखिरकार उसे भी 10वां माना गया था। यह दर्शाता है कि कुछ कारक दूसरे की यादों को बदल सकते हैं। इन लोगों को उत्सुक बच्चों की तरह उसके गालों को दबाते हुए देखकर वीर को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, और लगभग 10 सेकंड के बाद उसने महसूस किया कि आसपास का शोर धीरे धीरे दूर हो रहा है, जैसे कि उसे किसी चीज से खींचा जा रहा हो। कई मिनट बाद जब वीर ने अपनी आंखें खोलीं, तो एक लकड़ी की छड़ी उसकी तरफ आ रही थी। चौंक कर, लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए, वह छड़ी से बचने के लिए जमीन पर लुढ़क गया, और फिर अपने हाथ में एक लकड़ी की तलवार महसूस करते हुए उसने जवाब में उसे ऊपर की ओर घुमाया। एक धम्मक की आवाज आई जब उसने आने वाली छड़ी को रोका, और वीर ने तब देखा कि उस पर हमला करने वाला 3 साल का बच्चा छोटा ली जूनियर था। वह अब उस आंगन में खड़ा था जिसे उसने पहले देखा था, हाथ में एक लकड़ी की तलवार थी। ये सोचते हुए कि उसके चौथे चाचा ने क्या कहा था, ऐसा लगा कि वह समय में थोड़ा आगे बढ़ गया है, और वह अब इस प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा था। वीर ने अपने हाथों और पैरों को देखा, जो पहले से ज्यादा नहीं बदले थे, यह अनुमान लगाते हुए कि वह सिर्फ 2 या 3 महीने ही बड़ा हुआ है। बचपन से ही साधना शुरू करना, वीर ने मन ही मन सोचते हुए कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, ये देखते हुए कि पिछली पीढ़ी का साधना का माहौल उसे कान से कुछ अलग था, जिसका अनुभव उसने उस आंगन में किया था। जैसे ही उसका विरोधी फिर से हमला करने वाला था, वीर ने जल्दी से कहा, मैं अब नहीं खेल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। इस प्रकार का प्रशिक्षण उसके लिए बहुत फायदेमंद नहीं था। वीर को हार मानते देख छोटे ली जूनियर रुक गया, कुछ हैरान दिख रहा था। वीर ने सुरेखा की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रही थी और इशारा कर रही थी। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ी देर आराम करो और कुछ खा लो। वीर ने आज्ञा मानी, लकड़ी की तलवार को एक तरफ फेंका और एक कुर्सी पर चढ़ने के लिए दौड़ गया। जैसे ही वह खाने के लिए एक पेस्ट्री पकड़ने वाला था, सुरेखा ने उसका छोटा हाथ पकड़ लिया और एक रुमाल से उसकी उंगलियों की गंदगी को सावधानी से साफ किया, इससे पहले कि उसके माथे पर टैप करे। बस खाने के बारे में ही सोचते हो। वीर को अंदर से अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने खाना शुरू कर दिया। आंगन एक बार फिर लकड़ी की तलवारों की आवाज से भर गया था, और जैसे ही वीर ने कुछ देर के लिए छोटे विपुल को देखा, अचानक एक संकेत दिखाई दिया। बुनियादी ज्ञान सीखा, इसे रिकॉर्ड करें। यह आ गया। वीर खुश हो गया और तुरंत हाँ चुन लिया। जल्द ही उसके पैनल पर एक संदेश दिखाई दिया। तलवारबाजी अभी तक शुरुआती नहीं, अपग्रेड किया जा सकता है। खड्ग कला, रहस्यमय खड्ग रत्न अभिलेख अभी तक शुरुआती नहीं। कौशल अंक 0। वीर ने वर्षा श्रावण मीनार में कई खड्ग कलाओं के बारे में सोचा, ये देखते हुए कि यह विशेष तकनीक एक बेहतर तकनीक थी, शुरुआती लोगों के लिए शुरू करने के लिए अच्छी थी। आगे कौशल अंक एकत्र करने का समय था। अपनी पेस्ट्री खत्म करने के बाद वीर ने अपने हाथ झाड़े और स्टूल से कूद गया। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ।
सुरेखा ने कुछ हैरान होकर वीर की तरफ देखा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया, सिर्फ अपनी बगल की दासियों को दसवां पर नजर रखने का निर्देश दिया। वीर ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि ये दादी अपने बच्चों के अनुशासन में काफी उदार रही होगी जब वह छोटी थी। वह तुरंत मुड़ा और आंगन में टहलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे पर्यावरण से परिचित होने की जरूरत थी। कौशल अंकों के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए वीर ने कविता से शुरुआत करने की योजना बनाई। चित्रकला और शतरंज खेलना अभी उसकी पहुंच से बाहर थे, और भले ही दादी उदार थी, अगर उसने उसे हर दिन एक शतरंज की बिसात पर झुका हुआ देखा तो शायद उसे कुछ कहना होगा। दासी करीब से उसका पीछा कर रही थी, इसलिए वीर केवल अपने आप से बुदबुदा सकता था, अपने पिछले जीवन के प्रसिद्ध कार्यों का पाठ कर रहा था। जल्द ही अनुभव सूचनाएं उसके सामने पॉप अप हुईं। कविता और किताबें अनुभव जोड़ 28, कविता और किताबें अनुभव जोड़ 32। हालांकि वीर ने कविता और किताबों के इन कार्यों को समझा नहीं था, सिर्फ उन्हें धीरे से दोहराने से वे जो अनुभव लाए वह काफी पर्याप्त था। उसके पैनल में कविता और किताबों का तरीका स्वचालित रूप से रिकॉर्ड हो गया, और स्तर 0 से स्तर 1 तक आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 100 अंक की आवश्यकता थी। बस कुछ प्रसिद्ध कविताओं को बुदबुदाने से उसकी कविता और किताबों का अनुभव स्तर 2 पर पहुंच गया, जिससे उसने 2 कौशल अंक अर्जित किए। वीर ने तुरंत उनका उपयोग खड्ग कला पर किया, इसे स्तर 1 तक बढ़ाया। उसने दूसरे बिंदु को तब के लिए बचा लिया जब वह अपनी साधना शुरू करेगा, इसे काया शोधन तकनीक में रिकॉर्ड करने और फिर इसे जोड़ने के लिए। उस पल खड्ग कला में स्तर 1 के साथ रहस्यमय खड्ग रत्न अभिलेख जो उसने अभी रिकॉर्ड किया था, अनायास स्तर से पूर्णता तक चला गया। खड्ग तकनीकों में समझ का एक उछाल उसके दिमाग में भर गया, और वीर ने मन ही मन शाप दिया, फिर से नहीं। पहले इन चीजों को पचाने से उसे सिरदर्द हुआ था। इस बार उसके छोटे शरीर ने एक बार फिर ज्ञान से अभिभूत होने की भावना का अनुभव किया। वीर ने अपना सिर पकड़ लिया, दर्द महसूस किया। उसके पास की दासी वीर के अचानक दर्द के प्रदर्शन से चौंक गई। उसने जल्दी से एक दिव्य चिकित्सक को बुलाया और वीर को गोद में लेकर उसे इलाज के लिए वापस ले जाने का इरादा किया। धक्का मुक्की के बीच वीर का सिरदर्द और भी बदतर हो गया, और अंत में इसे पचाने में उसे काफी प्रयास लगा, जिससे वह बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। न सिर्फ उसका शरीर बचपन में लौट आया था, बल्कि ऐसा लगता था कि उसकी मानसिक इच्छाशक्ति भी लौट आई थी। थकान महसूस करते हुए और टिकने में असमर्थ वीर फिर से सो गया। मोह नदी का प्रवेश और मालवा प्रांत का संघर्ष। जब वीर और ली श्यामाराम मोह नदी में प्रवेश कर रहे थे, मालवा प्रांत की दूसरी रक्षा पंक्ति पर युद्ध अपने सबसे तीव्र क्षण पर पहुंच गया। दीपशिखा देव और राकासुर और अन्य लोगों के किले को संभालने के लिए न होने पर, लेकिन महाशून्य लोक, पवित्र भवन, नागद्वार और अन्य दानव राजों के साथ जो पहले ही अन्य सीमाओं से मालवा प्रांत में घुसपैठ कर चुके थे, गुप्त रूप से महत्वपूर्ण शहरों को तोड़फोड़ कर रहे थे और उनके संचार को काट रहे थे। दूसरी रक्षा पंक्ति पर खराब स्थिति के बारे में सुनकर वे सभी तेजी से वहां पहुंचे। कई दानवराजों की उपस्थिति ने दूसरी रक्षा पंक्ति पर लाभ को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया। लेकिन उस पल श्यामांगिनी परिवार से सुदृढ़ीकरण आ गया। सुदृढ़ीकरण चतुर्स्तंभ लोक से श्यामांगिनी परिवार की पुरानी पीढ़ी थी, जो बाद के किसी भी दानवराजों को रोकने के लिए सहस्र यंत्र पर्वत के लोगों के साथ समन्वय कर रहे थे। श्यामांगिनी परिवार के आने के साथ जल्द ही एक और चतुर्स्तंभ लोक का व्यक्ति आया, सुरेखा परिवार का एक बुजुर्ग। सुरेखा के संबंध के साथ 5 दिव्य सेनापति हवेली में से एक के रूप में सुरेखा परिवार का हमेशा वरुण परिवार के साथ अच्छा संबंध रहा है, लेकिन लंबी दूरी के कारण तुरंत निकल जाने पर भी वे बाद में पहुंचे, हजारों मील और अनगिनत बड़े प्रांतों को पार करते हुए। सुदृढ़ीकरण के निरंतर आगमन के साथ दूसरी रक्षा पंक्ति पर एक धरती फाड़ देने वाली लड़ाई छिड़ गई। वीर ने पहले जो 20 युद्ध ध्वज भेजे थे, वे अब हाउतियान सेना के कवच में ढके एक स्वर्गिक मानव लोक महासाधु के हाथों में थे, जिन्हें दूसरी रक्षा पंक्ति पर लाया गया था। 20 युद्ध ध्वजों के जुड़ने से स्थिति और भी मजबूत हो गई। एक दानवराज को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लगभग उसे मार डाला। युद्ध के मैदान के बाहर एक आकृति ऊंचे आकाश में दिखाई दी, शुभ बादलों पर खड़ी थी। लिन बुजिंग की नजर उस युद्ध के मैदान पर टिकी थी। उसका चेहरा उदासी से घिरा था। उसने सोचा कि वह पीड़ितों को बचाने आया है, लेकिन यह पता चला कि वह सिर्फ विजयी को और अधिक वैभव दे रहा था। युद्ध के मैदान पर गर्व से फहराते एकीकृत बैनरों को देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध भर गया। उसने वरुण परिवार में सत्यनाग के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय उस युवक की रणनीति को स्वयं देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 वर्ष से अधिक समय में दूसरा पक्ष इतनी हद तक बढ़ सकता है। क्या वे मोह नदी की ओर गए हैं? लिन बुजिंग ने धीरे से पूछा। उसके बगल में एक बच्चे जैसी दिखने वाली लड़की ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हाँ, वे उस दिशा में बढ़ गए हैं। अभी अभी हमारी जांच से पता चला कि वे उस मोह नदी में प्रवेश कर चुके हैं। लिन बुजिंग की आंखें फड़फड़ाईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक पल बाद वह आखिरकार बोला, तुम पहले जाओ। लड़की, जो एक लड़के जैसी दिखती थी, ने अपना सिर हिलाया। फिर उसकी आकृति कांप गई और एक हरे पक्षी में बदल गई जो दूर हवा में भाग गया। शक्तिनगर नहीं आया। लिन बुजिंग ने अपनी नजर प्राचीर की ओर घुमाई, जहां लड़ाई भड़क उठी थी। वहां एक आकृति दानवराज के साथ युद्ध में बंद थी, आंखें चौंधियाने वाला दिव्य प्रकाश छोड़ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि वरुण परिवार के ड्यूक थे, जिन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक उत्तर यवन की रक्षा की थी। उनका सैन्य पद और उपलब्धियां पहले ही वरुण परिवार की पुरानी पीढ़ी के बराबर थीं, और इस समय उनके साधना स्तर का क्षेत्र भी चतुर्स्तंभ लोक तक चढ़ गया था। लिन बुजिंग की आंखें संक्षेप में चमकी, इससे पहले कि वह बिना किसी और देरी के युद्ध के मैदान की ओर दौड़ा। जैसे ही शुभ बादल दिखाई दिए, उसने अपना हाथ उठाया और एक बैंगनी प्रकाश डाला जो एक कमल के मंच जैसा दिखता था। नागद्वार से एक दानवराज पर छिपकर वार किया। जब तक दानवराज ने लिन बुजिंग की उपस्थिति को महसूस किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बैंगनी बुद्ध प्रकाश से गंभीर रूप से घायल हो गया और ताजा खून उगल दिया। तुम्हारा सत्यानाश हो, नागद्वार दानवराज ने गुस्से में दहाड़ लगाई।
स्थिति को अपरिवर्तनीय रूप से नियंत्रण से बाहर देखकर उसने क्रोधित और निराश दोनों महसूस किया। एक और शब्द कहे बिना लिन गुजिंग लड़ाई में शामिल हो गया। एक समय के लिए लड़ाई इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि यह स्वर्ग को फाड़ देगी और पृथ्वी को विभाजित कर देगी। कुछ नागद्वार दानवराज भागने में सफल रहे, अपने महान बुजुर्ग को बुला रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महाशून्य लोक से शेष दानवराजों को भी पता चला कि उनका नेता और उसकी पत्नी मार्शल हाउतियान का पीछा करते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, जिससे वे क्रोधित और हताश महसूस कर रहे थे। एक और दिन गुजर गया। शाही सेना बचाव के लिए भागी मालवा प्रांत में झाड़ू लगाते हुए उन राक्षसों को निकाल रही थी जिन्होंने अराजकता का फायदा उठाया था। हर जगह युद्ध की लपटें थीं। जैसे ही दूसरी रक्षा पंक्ति के बाहर लड़ाई कम हुई, विपुल ने अभी भी लड़ने में सक्षम सैन्य बलों को हाउतियान बैनरों को सजाने और विभिन्न शहरों में झाड़ू लगाने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया। मालवा प्रांत से शेष राक्षसों को बाहर निकाल दिया। वीर के त्रय अमर लोग दानवराजों का ध्यान भटकाने के बाद और सभी तिमाहियों से सुदृढ़ीकरण के साथ मालवा प्रांत में अनिश्चित स्थिति, जो विनाश के कगार पर लग रही थी, आखिरकार स्थिर हो रही थी, कम से कम पल भर के लिए। राक्षसों के तेज हमले के विफल होने के बाद एक बार जब दयालगढ़ दिव्य राजवंश ने समर्थन प्रदान किया तो उनके लिए रक्षा करना बहुत कठिन हो गया, विशेष रूप से दीपशिखा देव और राकासुर जैसे उच्च पदस्थ दानवराजों के गायब होने के साथ। हमने पकड़ लिया है। विपुल ने डूबते सूरज को देखा, खून के रंग का, राक्षस ज्वार के शवों को जमीन पर बिखरा हुआ देखा, अपने चेहरे से खून पोंछा और उसके दिल में अनिवार्य रूप से भावनाएं उमड़ पड़ी। लीना का पूरा शरीर चमकदार लाल कवच में ढका हुआ वध से और भी लाल दिखाई दिया। उसके बाल मांस और खून से सने हुए थे और एक मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ गई। लेकिन जल्द ही जैसे ही उसने उन लहराते बैनरों को देखा, उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। उस पल जैसे ही युद्ध का मैदान शांत हुआ, अन्य बचे हुए योद्धाओं ने अपने बैनरों को ऊंचा रखा, उन्हें लहराते हुए खुशी की जयकार उत्सर्जित की। फिर भी कुछ चेहरों पर दुख था, क्योंकि वे अपने दोस्तों और प्रियजनों के शवों के लिए युद्ध के मैदान की तलाश कर रहे थे। अन्य लोग आंसू से अपने चेहरे को ढंक रहे थे, दुख से अभिभूत थे। कठोर सीमांत सैनिकों, युद्ध की तबाही के आदि ने अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव दिखाया, सिर्फ एक आपदा से बचने की खुशी का एक स्पर्श। इसके विपरीत उन महान सैन्य परिवारों के लोग जो पहली बार इस तरह की महत्वपूर्ण लड़ाई में भाग ले रहे थे, उनकी जबरदस्त खुशी की चीखें और आंसू में एक दूसरे को गले लगाने वाले अनगिनत आंकड़े सुने जा सकते थे। महान खुशी और महान दुख ने उन युवा पुरुषों और महिलाओं को जन्म दिया था जिन्होंने कभी हाथ में तलवार लेकर दुनिया घूमने का सपना देखा था, रात भर में बहुत बड़े हो गए। पिताजी, मैं बच गया हूँ। कई बुजुर्ग परिवार के महान परिवारों ने आतंक से भरे चेहरों के साथ अपने वंशजों के लिए युद्ध के मैदान की खोज की। कुछ लड़ाई के अंत में टूटे और गिरे हुए बैनरों के नीचे से रेंग कर निकले, उनके चेहरे खुशी से जगमगा उठे। युद्ध के मैदान पर बचे लोगों के समूह ज्यादातर हवा में उड़ते हुए एक युद्ध बैनर के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। यह इन बैनरों का निरोधात्मक प्रभाव था जिसने राक्षसों को दूर रखा, उन्हें उन पर हमला करने से रोका। और यह वही था जिसने उन्हें बचने दिया। हम बच गए हैं। सैन्य बैनर के संरक्षण के लिए स्वर्ग का धन्यवाद। वे राक्षस मशालों से जंगली जानवरों की तरह डरे हुए थे। इन बचे लोगों ने महान लड़ाई के माध्यम से जीकर सैन्य बैनर द्वारा लाई गई सुरक्षा की अपार भावना को गहराई से महसूस किया। निरोध स्वयं बैनर से नहीं आया, बल्कि उस पर लिखे दो पात्रों से आया। अचानक युद्ध का मैदान रोने और खुशी मनाने की विभिन्न आवाजों के साथ फूट पड़ा, लेकिन उनके बीच एक गूंजती सामूहिक चिल्लाहट उठी। हजारों लोगों ने एक ही नाम पुकारा। दहाड़ पहाड़ों और समुद्रों की गर्जना की तरह शहर की दीवारों तक पहुंच गई और विपुल और अन्य लोगों के कानों पर गिरी, जिससे अनगिनत नागरिकों की रक्षा करने की उनके दिलों में खुशी तेजी से फीकी पड़ गई। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वीर, विपुल ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल दुख से भर गया। उसके बगल में वरुण परिवार के योद्धाओं, साथ ही मालवा प्रांत के जनरलों ने भी अपने चेहरों पर मुस्कान खो दी। सभी चुप हो गए। श्यामांगिनी परिवार और सुरेखा परिवार के बुजुर्ग जो सहायता के लिए आए थे, गरजने वाली सर्वसम्मत चिल्लाहट सुनकर थोड़े चौंक गए थे। उन्होंने कभी किसी ऐसे सेनापति को नहीं देखा था जो इस तरह के सम्मान और प्रतिष्ठा का आदेश देता हो। इसके अलावा विभिन्न शहरों से इकट्ठी कई गौरवशाली परिवार सेनाएं अब सैन्य सैनिकों की तुलना में और भी अधिक उत्साह के साथ चिल्ला रही थीं। किसी को यह समझना चाहिए कि दयालगढ़ दिव्य राजवंश के भीतर महान परिवार और सरदार उनके संपर्क के बावजूद एक दूसरे को नीचा देखते थे। सरदार अपने लालच और कायरता के लिए महान परिवारों को तुच्छ मानते थे, उन्हें दयालगढ़ की परजीवी बीमारी मानते थे। महान परिवार सरदारों के निवारण से सावधान थे और चूंकि उन्हें सरदारों द्वारा नीचा देखा जाता था, वे बदले में सरदारों की मूर्खतापूर्ण वफादारी और हट को घृणा करते थे, उन्हें अनम्य और अनम्य मानते थे। इस क्षण ऐसी एकता वास्तव में एक अविश्वसनीय दृश्य थी। वीर अतुल्य खून से ढकी हुई थी, सैनिकों का पीछा करते हुए बाहर निकलने और बिखरे हुए राक्षसों को मारने के लिए। वह अब थक गई थी, उसके हाथ कमजोर महसूस हो रहे थे। उसने जो पुकार सुनी वह सब उस युवक का नाम था। वह पीली थी और उसने अपने पिता से पूछा, क्या हम उसे ढूंढने जाएं? विपुल को अपने दिल में एक झटका लगा, जैसे कि उसमें एक नुकीला कील चला गया हो। उसकी आवाज कर्कश थी। उसने कहा, उसे ढूंढो, लेकिन कहाँ? अतुल्य का रंग और भी पीला पड़ गया। हाँ, वास्तव में इस विशाल दुनिया में वे कहाँ देखना शुरू करेंगे? वह युवक उनके वरुण परिवार ने खो दिया था। वह अपने दिल में दुख महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। वीर के समकालीनों में से एक के रूप में वह जानती थी कि युवक ने पहले ही असाधारण रूप से अच्छा किया था, फिर भी उसने एक असामयिक निधन किया था। उसके बगल में वरुण ने भी विपुल के शब्दों को सुना। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसका बड़ा प्रभावशाली शरीर धीरे से कांप गया। उसका खून बर्फीला ठंडा महसूस हो रहा था। उसे कहाँ ढूंढना है? चरम ज्ञान लोक से 3 योद्धाओं द्वारा शिकार किया जाना बेहद खतरनाक था, यह उल्लेख न करने के लिए कि उनमें से एक शांति के महानताओं क्षेत्र से आधा कदम दूर था।
वह लंबे समय तक चुप रहा, इससे पहले कि वह आखिरकार गहरी आवाज में बोला, सबसे बड़े भाई, हमें पहले घायलों की देखभाल करनी चाहिए और मालवा प्रांत में राक्षस इन्फेस्टेशन से निपटने के लिए शेष बलों को व्यवस्थित करना चाहिए। एक बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं खुद उसे देखने जाऊंगा। विपुल ने उसकी तरफ देखा, ये जानते हुए कि इस समय कोई भी सांत्वना व्यर्थ होगी, और कहा, मैं पहले 2 हल्के घुड़सवार इकाइयों को ट्रैक करने और देखने के लिए भेजूंगा। शायद वीर को अच्छी किस्मत का आशीर्वाद मिला है और वह चमत्कारिक रूप से इस आपदा से बच सकता है। वरुण की आंखें फड़फड़ाईं, ये सोचते हुए कि बच्चे को वास्तव में कई लोगों का अनुग्रह दिया गया था और वास्तव में उसे गहरी किस्मत वाला माना जा सकता था। उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, उन्हें उसका सैन्य ध्वज भी ले जाने दो। उसके ध्वज के आगे बढ़ने से यह अन्य राक्षसों से कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिनका वे सामना करते हैं। अब तक उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके बेटे की प्रतिष्ठा वरुण परिवार के मूल छावनी से भी जोरदार थी। कम से कम मालवा प्रांत की इस लड़ाई में इस मालवा प्रांत में कोई भी अनजान नहीं होगा, कोई नहीं जानता होगा अब से, राक्षसों सहित। विपुल ने सिर हिलाया, वह पहले से ही जानता था कि मालवा प्रांत में केवल वीर का ध्वज सबसे प्रभावी था। अपने युद्ध ध्वज को उठाते हुए राक्षस शायद अभी भी विरोध करेंगे, स्थिति के आधार पर हमला भी करेंगे, लेकिन वीर के ध्वज के साथ कहना मुश्किल था। किसी को नहीं पता था कि वह ध्वज असली था या नकली, और इसके अलावा बच्चे की प्रतिष्ठा गूंज रही थी। उसने युद्ध में ज्वार बदल दिया, 7 दानवराजों को मार डाला और दुनिया भर में झाड़ू लगाया, अपने ध्वज के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना की। इस तरह की उपलब्धियां राक्षस मंडलों में फैल जाएंगी। इन राक्षसों में से कुछ त्रिकालिज्ञ भवन से थे जो हर जगह घूमते थे, कुछ बुद्धिमत्ता पर काफी उत्सुक थे जब तक कि वे कुछ अज्ञानी जंगली छोटे राक्षस नहीं थे। चलो हम तीनों भी कहीं और जाएं और एक नजर डालें, चूंकि हम यहाँ हैं, ये देखने के लिए कि कितने और अवशेष हैं, सुरेखा परिवार के एक बुजुर्ग ने कहा, अपनी आंखों में एक खतरनाक नजर के साथ। उनका युद्ध लबादा खून से सना हुआ था और अपने सफेद बालों के बावजूद उन्होंने एक खून के प्यासे आभा का उत्सर्जन किया। श्यामांगिनी परिवार के एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया, वरुण की तरफ देखा और तीव्र सुनवाई के साथ आसपास की चर्चाओं और महान परिवार की सेना की चिल्लाहटों को उठाया, बातचीत के टुकड़ों से पूरी स्थिति का सामान्य विचार एकत्र किया। ये वरुण के बेटे के लिए धन्यवाद था कि रक्षा की ये दूसरी पंक्ति अब तक बनी रही थी। उन 7 मारे गए दानवराजों के शरीर अभी भी पहाड़ियों की तरह युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे, भयानक रूप से अशुभ थे। ऐसी क्षमता, यहाँ तक कि वे बुजुर्ग भी स्वीकार करते थे कि वे हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह उल्लेख न करने के लिए कि उसने चरम ज्ञान लोक से 3 को भी दूर खींच लिया और महाशून्य लोक के स्वामी दीपशिखा देव ने एक चौंकाने वाला रहस्य प्रकट किया था, पहले से ही शांति के ताव क्षेत्र में आधा कदम रखते हुए जल्द ही स्वयं बुद्ध को टक्कर देने के लिए। ऐसा लगता है कि 5 दिव्य सेनापति हवेली की अगली पीढ़ी के बीच हम सभी को पीछे छोड़ दिया गया है। वरुण परिवार का सत्यनाग अद्वितीय है। श्यामांगिनी परिवार के बुजुर्ग ने मन ही मन आह भरी, अपने परिवार के उत्कृष्ट युवाओं की तुलना वीर से की और सिर हिलाने में मदद नहीं कर सका। अंतराल बहुत स्पष्ट था। हालांकि वरुण परिवार में इस तरह का एक उत्कृष्ट सत्यनाग होना आने वाली स्थिति के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। उन कई गुप्त रिपोर्टों के बारे में सोचते हुए श्यामांगिनी परिवार के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। जब आम लोग मुसीबत में होते हैं तो हम सभी की जिम्मेदारी होती है। मैं भी 2 बुजुर्गों के साथ एक और यात्रा के लिए जाऊंगा, सहस्र यंत्र साधु ने कहा, जैसा कि उन्होंने हल्के ढंग से अपनी झालर घुमाई 2 बुजुर्गों को संबोधित करते हुए। फिर उसने अपने दूर के शिष्य की तरफ देखा, उसकी आंखें थोड़ी फड़फड़ाईं क्योंकि जब वह शिष्यों को लेने के लिए वरुण परिवार गया था तो उसकी छवि अप्रत्याशित रूप से उसके दिमाग में चमक गई थी। जब वह अतुल्य को दूर ले गया तो वह लड़का जो एक तरफ खड़ा था, किसी का ध्यान नहीं गया। किसने अनुमान लगाया होगा कि आज वह इतनी चमक से चमकेगा, हर किसी को पीछे छोड़ देगा। यहाँ तक कि वह भी उस व्यक्ति के कारण बच गया था और उसका एहसानमंद था। कई 100 साल तक जीने के बाद वह भी एक बार के लिए अदूरदर्शी था। मन ही मन आह भरकर पछतावा महसूस करते हुए उसने अतुल्य को एक संदेश प्रेषित किया, उसे सावधान रहने का निर्देश दिया। इससे पहले कि वह मालवा प्रांत में झाड़ू लगाने के लिए श्यामांगिनी और सुरेखा परिवारों के बुजुर्गों के साथ इलाका छोड़ दे, दानवराजों के किसी भी शेष निशान की खोज कर रहा था। कथा प्रवाह। मालवा प्रांत के बाहर नागद्वार नगर की मोह नदी के बीचों बीच रणवीर हवेली के हरित कमल आंगन में खड्ग साधना के ज्ञान को आत्मसात करने के बाद वीर ने थोड़ी देर विश्राम किया था। अब वह 2 वर्ष का हो चुका था। इस समय आंगन के एक कोने में वीर अपने चाचा फेनिल के साथ बैठा था। चूंकि वीर अब बोल सकता था, दोनों संवाद कर रहे थे। फेनिल ने चारों ओर देखा और एक ध्वनि अवरोधक घेरा बनाकर फुसफुसाते हुए कहा, दूसरे लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी यानी मेरे बड़े भाई के सामने तुम्हें अपनी पहचान पूरी तरह से छिपाकर रखनी होगी। उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मोह नदी के बाहर से आए हो। उन्होंने आगे कहा, दूसरों के सामने भले ही तुम थोड़ा अजीब व्यवहार करो, जब तक ये बार बार नहीं होता वे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई के सामने यह नहीं चलेगा। उनके संकल्प में एक चेतना है और यह पूरा नागद्वार नगर उन्हीं के कारण मौजूद है। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी असामान्य महसूस हुआ और उन्हें पता चला कि तुम मोह नदी के बाहर से हो, उनके पुत्र प्ली नहीं, तो वे तुम्हें निष्कासित कर देंगे या शायद मिटा भी देंगे। इसे अच्छी तरह से याद रखना। वीर का भाव गंभीर था और उसने सिर हिलाया। फेनिल उससे मिलते समय हमेशा बहुत सतर्क रहते थे, शायद वे भी अपनी पहचान छिपा रहे थे। अजीब बात यह थी कि यहाँ उसका कोई नाम नहीं था, केवल एक उपनाम था, ली। शायद उसके दादाजी के जीवन में केवल 9 पुत्र थे, इसलिए उसके अप्रत्याशित आगमन पर 10वें बच्चे के नाम पर विचार ही नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे यह उपनाम मिला। वीर ने उत्सुकता से पूछा, जब आप आए थे तो क्या आपने भी एक शिशु के रूप में ही शुरुआत की थी? हाँ, लगभग सभी शुरुआत से ही शुरू करते हैं, फेनिल ने सिर हिलाते हुए कहा। उनकी आंखों में उदासी की झलक थी। मेरे बड़े भाई की मृत्यु से पहले उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी असफलता का कारण पर्याप्त प्रयास न करना था।
शायद यही विचार इस मोह नदी को ऐसे अनोखे नियम देता है। अन्य भूतस्तरीय मोह नदियों के नियम अलग हैं, उन्होंने जोड़ा। तो ऐसी बात है, वीर समझा और उत्सुकता से पूछा, तो हमारे साथ प्रवेश करने वाले बाकी लोग, क्या आप मुझसे कई साल पहले आए थे? हाँ, यहाँ समय का प्रवाह बहुत अजीब है। तुम इसे महसूस कर चुके हो। मैं वास्तव में बहुत लंबे समय से यहाँ हूँ। खेती के अलावा मैं उन राक्षसों के निशान भी खोज रहा हूँ। वे पहले ही नागद्वार नगर में घुस चुके हैं और जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे और नागद्वार की लड़ाई छिड़ेगी, तब वे खुद को प्रकट करेंगे। फेनिल ने समझाया, उनकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। मुझे उससे पहले उन्हें खत्म करना होगा। फेनिल की आंखों में हत्यारी चमक थी। वीर ने उनसे उठती हुई ऊर्जा महसूस की। ये चौथे चाचा त्रय अमर लोक तक पहुंच चुके थे। वीर की ओर देखते हुए फेनिल ने मानो उसके विचारों को पढ़ लिया और कहा, इस मोह नदी में घूमते समय मेरी पहचान मुझे कुछ लाभ देती है, इसलिए मैं इस नदी की पहरेदारी कर रहा हूँ। हर बार जब मैं आता हूँ तो मैं मूल रूप से स्वयं ही होता हूँ। मुझे संदेह है कि यह भी मेरे बड़े भाई के संकल्प द्वारा मरने से पहले की गई एक जानबूझकर व्यवस्था होगी। वे भी आज़ाद होना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें घर ले जाऊं। जब उन्होंने ये कहा तो उनकी आंखों में दुख की एक लहर दौड़ गई। वीर एक पल के लिए चुप रहा और फिर पूछा, अगर मैं असाधारण रूप से अद्भुत प्रतिभा दिखाता हूं तो क्या उससे कुछ पता चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा, फेनिल ने जल्दी से जवाब दिया, अपनी स्थिरता पुनः प्राप्त करते हुए। तुम कितने भी अद्भुत क्यों ना हो, ये ठीक है जब तक तुम ऐसी अजीब बातें नहीं बोलते जो उनके अनुसार तुम्हें नहीं जाननी चाहिए। वीर ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि सब कुछ उसके विकास की वर्तमान गति के अनुरूप होना चाहिए। अगर हम यहाँ धीरे धीरे 1 दर्जन साल बिताते हैं तो बाहर कितना समय गुजरेगा? वीर ने पूछा। वह पहले भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या तीनों दानवराज मोह नदी में घुस आए थे, क्या वे बाहर इंतजार कर रहे थे, या क्या उन्होंने मालवा प्रांत पर हमला करने के लिए रुख बदल लिया था? क्या तुम बाहर के दानवराजों को लेकर चिंतित हो? फेनिल ने वीर की चिंता को भांप लिया और मुस्कुराए, चिंता मत करो, वे सब इस मोह नदी में प्रवेश कर चुके हैं। तुम्हारे जन्म से कुछ साल पहले कैंडल फ्लेम गॉड नाम अपरिवर्तित ने अपनी महाशांति साधना लोक ग्रैंड टाउ ऑफ पीस रेल्म की क्षमता का उपयोग करते हुए और साधना लोक के भीतर विशेष नियमों की अवहेलना करते हुए तुम्हें और मुझे तुरंत मारने की कोशिश में सीधे नागद्वार नगर पर हमला किया था। लेकिन उन्होंने ली परिवार की शक्ति, साथ ही मेरे बड़े भाई के संकल्प की शक्ति को कम आंका। कई साल पहले एक महान लड़ाई में मेरे बड़े भाई और ली परिवार के पूर्वजों की आत्माओं के नेतृत्व में उसे पीछे धकेल दिया गया था। वह घात लगाकर नागद्वार नगर के बाहर इंतजार कर रहा होगा, घेराबंदी के दौरान हमला करने का मौका तलाश रहा होगा। वीर चौंक गया। दुश्मन वास्तव में कुछ साल पहले ही आ गया था। वह मोह नदी में अभी अभी घुसा था और दुश्मन, जो उसके बाद आया था, मोह नदी की समरेखा में उससे आगे निकल गया था। चूंकि महाशांति साधना लोक नियमों की अवहेलना कर सकता है, तो अगर बुद्ध हस्तक्षेप करते तो क्या वे आसानी से समस्या का समाधान नहीं कर पाते? वीर ने उत्सुकता से पूछा। यह असंभव नहीं था कि बुद्धली परिवार की ओर से हस्तक्षेप करें, बशर्ते कीमत काफी बड़ी हो। वह केवल कुछ नियमों की अवहेलना कर सकता है, और भले ही महाशांति साधना लोक किसी को साधना क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है, कोई अधिकतम अपनी रक्षा ही कर सकता है। अगर कुछ वर्जनाओं का उल्लंघन किया जाता है तो खतरा होगा। यहाँ कुछ बहुत गहरा है जिसे तुम धीरे धीरे महसूस करोगे, फेनिल ने समझाया। वीर के दिल में सिहरन दौड़ गई। बुद्ध जैसा शक्तिशाली भी वर्जनाओं का उल्लंघन करके खतरे में पड़ सकता है। इस जगह के भीतर क्या छिपा था? उस कैंडल फ्लेम गॉड के अलावा मुझे लगता है कि वह बूढ़ा अजगर राकासुर भी आ गया होगा। शायद श्रीमती छाया को बाहर चीजों का ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया होगा, फेनिल ने अनुमान लगाया। वीर की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने तुम्हारी प्रतिभाओं के कारण तुम्हारा पीछा किया है ना? मुझे याद है कि तुम्हारा जन्मदिन छोटे 9 के निधन की वर्षगांठ के समान है। तुम इस साल 15 के हो। वीर ने सिर हिलाया। फेनिल ने आह भरी और कहा, इससे पता चलता है कि तुम उन्हें क्यों आकर्षित कर सके। 15 साल की उम्र में और अमरलोक में, साथ ही हताश परिस्थितियों में सामने आने वाली वह भयानक शक्ति, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे तुम्हें मारने के लिए इतने बेताब हैं। तुम तो छोटे 9 से भी ज्यादा डरावने हो। वरुण के बेटे ने वास्तव में एक बढ़िया बेटा पैदा किया है। उन्होंने वीर के माथे पर पड़े बल को नहीं देखा और बोलते रहे, मोह नदी का समय अजीब है, लेकिन तुम यहाँ जितने समय तक जागे रहते हो, बाहर उतना ही समय बीतता है। वह बूढ़ा राकासुर अजगर भी घुस गया होगा। दानवराज एक बार इस मोह नदी में आया था और खुद को आजाद करने के बाद उसने निश्चित रूप से नागद्वार से जुड़ी जानकारी साझा की होगी। बूढ़े राकासुर अजगर के हाथों में जानकारी होने के साथ और कैंडल फ्लेम गॉड के प्रवेश करने के साथ ये संभावना है कि वे उसे भी शामिल होने के लिए मजबूर करेंगे। इस बार नागद्वार नगर की रक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन होगी। उनका भाव गंभीर था। उन्होंने वीर से कहा, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक अवसर भी है। पुनः खेती करने से तुम्हें अपनी पिछली युद्ध कलाओं को छांटने, खामियों को खोजने का मौका मिलता है, और यहाँ अपनी खेती में तुम्हें जो नई अंतर्दृष्टि मिलेगी वह मोह नदी छोड़ने पर तुम्हारे साथ जाएगी। जब वे बाहर तुम्हारी युद्ध कलाओं पर विचार करेंगे तो इससे भी काफी सुधार होगा। तुम अभी केवल 2 साल के हो और हालांकि 16 साल बाकी हैं, खेती के लिए तुम्हारे पास वास्तव में इतना समय नहीं है जब तक कि तुम दिव्य यात्रा लोक तक नहीं पहुंच जाते और कई सालों तक बिना सोए रह सकते हो। तो यहाँ खेती पर खर्च किया गया समय वास्तव में बाहर से कम है, तुम्हें 2 गुना मेहनत करनी होगी। वीर यह समझा और बोला, मैं समझ गया, आप भी अपना ध्यान रखना। फेनिल ने थोड़ी दूर एक नौकरानी को वीर को खोजते देखा। जानते हुए कि समय लगभग हो चुका है, उन्होंने वीर को नौकरानी को थमा दिया। इस दौरान उसे छेड़ते रहे। वीर ने भी 2 साल के बच्चे का अभिनय किया, एक हंसमुख ठहाका लगाया। दिया ने वीर को देखा और राहत की सांस ली, फिर तुरंत फेनिल को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। फेनिल ने एक चंचल मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और वीर को अलविदा कहा।
वीर ने उन्हें आंगन से जाते हुए देखा और नौकरानी की गोद में बैठ गया। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर जल्द ही अपनी आंखें बंद कर लीं। आंगन में वीर एक बड़े औषधीय टब में स्नान कर रहा था। वह अब 3 साल का था। रणवीर हवेली में हजारों वर्षों में गढ़ी गई सबसे इष्टतम खेती प्रक्रिया थी। 3 साल की उम्र में आधार स्थापना, 4 में रक्त विलन, 5 में अस्थि परीक्षण और 6 में खेती शुरू करना। बहुत जल्दी खेती शुरू करने से हड्डियों को नुकसान हो सकता है और शरीर के विकास को दबाया जा सकता है, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वीर ने आधार स्थापना के उद्देश्य से समय को 3 साल की उम्र तक बढ़ा दिया था। अगर आधार स्थापना विफल हो जाती तो उसके पास अन्य काम करने के लिए अधिक समय होता। इस समय आंगन में कई आकृतियां खड़ी थीं। माँ सुरेखा और दादाजी वरुण। उसके अन्य भाई बहन भी वहां थे, जिनमें उसकी 1 साल की छोटी बहन लीना भी शामिल थी, जो अभी चलना सीख रही थी। आधार स्थापना एक बड़ी घटना थी। वरुण वीर की आधार स्थापना की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचे थे और उसके सभी भाई भी आए थे। वीर ने अपने उन चाचाओं को देखा जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। सभी किशोरों और बच्चों की तरह लग रहे थे। कुछ पहले से ही उत्साही थे और हालांकि कुछ के चेहरे युवा थे, उनकी भौहों में बहादुरी के निशान थे। वीर ने दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस पिता वरुण का सामना करते हुए थोड़ा घबराया हुआ महसूस किया। फेनिल ने कहा था कि वह आदमी सचेत था और किसी भी समय अपना व्यवहार बदल सकता था। वीर को उसके सामने कोई दोष प्रकट नहीं करना था। अगरबत्ती जलाओ, वरुण ने आदेश दिया। आंगन में एक मध्यम आयु वर्ग का नौकर तुरंत आज्ञा का पालन किया और पास के धूपदान में एक अगरबत्ती लगाई। वीर ने उसे सेवक रामू के रूप में पहचाना, बस एक युवा चेहरे के साथ और पीठ इतनी झुकी हुई नहीं थी। वह अंदर से अकथनीय रूप से गर्म और दुखी महसूस कर रहा था। अचानक सोच रहा था कि जब वह पहले हवेली से बाहर निकला था तो उसने कुछ पीछे छोड़ दिया था, कुछ अनमोल यादें और स्नेह। उसने सोचा कि क्या सेवक रामू अब ठीक थे, क्या नौकरानी दिया अभी भी पहले की तरह खुलकर बोलती थी और बिना किसी के कहानी सुनाए, क्या वरुण नाम का बच्चा अभी भी लगन से खेती कर रहा था और ठीक से खा रहा था। इतनी तेजी से उसी क्षण वरुण के उद्गार ने वीर के चिंतन को बाधित कर दिया। वीर चौंक गया और औषधीय टब में नीचे देखा। उसने टब के काले औषधीय तरल के भीतर उससे भी गहरे तरल की किस्में देखी जो उसके शरीर में समाहित हो रही थी। वीर दंग रह गया। उसने जोर से पलकें झपकाईं, पैनल को ऊपर खींचा, लेकिन कोई संकेत नहीं देखा कि वह औषधीय तरल को अवशोषित नहीं कर सकता। यह क्या हो रहा है? वीर चकित था। उसे याद आया कि उसे तरल से अछूता रहना चाहिए था, केवल पैनल के पॉइंट आवंटन पर निर्भर रहने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन अब वह अपने शरीर में ज्वलंत अजीब शक्ति की लहरें महसूस कर सकता था, जिससे वह पूरी तरह से गर्म महसूस कर रहा था। क्या आधार स्थापना ऐसा महसूस कराती है? क्या वह वास्तव में आधार स्थापना से गुजर रहा था? वीर भौंचक कर रह गया, फिर तुरंत चिंतित हो गया। क्या पैनल खराब हो गया था? उसने बार बार जांच की और पाया कि पैनल उसके बुलाने पर बिना किसी बदलाव के सामने आ रहा था। क्या यह मोह नदी के कारण हो सकता है? मोह नदी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थी। आज तक कोई नहीं जानता था कि इसका स्रोत क्या था, न ही वे इसकी जांच कर सकते थे। वीर के मन में एक विचार आया और वह मानो कारण समझ गया। पैनल उसके मूल शरीर को तरल को अवशोषित करने से बचाता था, लेकिन अब ये शिशु शरीर उसका वास्तविक शरीर नहीं था। यह मोह नदी के भीतर का एक शरीर था। इससे पहले फेनिल ने कहा था कि मोह नदी छोड़ने के बाद वह यहाँ सीखी गई युद्ध कला की अंतर्दृष्टि को ले जा सकता है, लेकिन विशिष्ट खेती का स्तर बाहर उसके शरीर के साथ समन्वयित नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, अगर यहाँ उसकी खेती में कमी थी, जब वह छोड़ता तो भी वह उस दायरे में रहता जहाँ उसे होना चाहिए था। अगर वह यहाँ मजबूत हो जाता तो भी वह छोड़ने के बाद अपने मूल दायरे में वापस आ जाता। यहाँ प्राप्त किया गया दायरा बाहर नहीं निकाला जा सकता है। केवल युद्ध कला की अंतर्दृष्टि और चीजें जो उसके विचारों और यादों में एकीकृत हो गई थी, उन्हें ही बाहर निकाला जा सकता था। इसलिए सख्ती से कहा जाए तो ये औषधीय तरल उसके वास्तविक शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किए जा रहे थे, बल्कि मोह नदी के शरीर द्वारा अवशोषित किए जा रहे थे। यही कारण है कि पैनल ने इसे अवरुद्ध नहीं किया। खैर, हालांकि उसने कारण का पता लगा लिया था, वीर को लगा कि वह इसके बारे में खुश नहीं हो सकता। उसने एक बेकार मामला सुलझा लिया था। हालांकि मैं यहाँ देख सकता हूँ, अगर मैं विभिन्न चीजों को अवशोषित कर सकता हूँ और पैनल के पॉइंट्स को जोड़ सकता हूँ, विकास की सीमा तक पहुँचने के लिए मैं किस उच्चतम स्तर तक खेती कर सकता हूँ, वीर ने खुद से सोचा। इस समय जैसे ही औषधीय तरल बह रहा था, वीर को लगा कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। उसका छोटा सा ढांचा उमड़ती शक्ति से भरा हुआ है। तो आधार स्थापना ऐसा महसूस कराती है। वीर को लगा जैसे उसके पूरे शरीर की मालिश हो रही है, आरामदायक और तनाव मुक्त। जबकि वीर इस अनुभूति का आनंद ले रहा था, बाहर वरुण और सुरेखा सहित अन्य लोग दंग थे। वीर के अन्य भाई, जो पहले ही अपनी आधार स्थापना पूरी कर चुके थे, वे भी औषधीय बैरल के भीतर हो रहे परिवर्तनों से चौंक गए थे। उनकी गति इससे कहीं अधिक थी। इतनी तेजी से, क्या वह अगरबत्ती जलने के समय में इसे अवशोषित करना समाप्त कर देगा? सबसे बड़े, सिमरन ने कहा, वह मुझसे बहुत तेज है, यहाँ तक कि हमारे 9वें भाई से भी तेज, इतना अतिरंजित। दूसरे सबसे बड़े, फेनिल ने भी चकित होकर कहा। जैसे ही वरुण ने औषधीय बैरल में तरल का रंग हल्का होते देखा, वीर के शरीर की ओर एक अजगर की तरह पानी चूसते हुए उनका शुरुआती सदमा जल्दी ही आनंदमय हंसी में बदल गया। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, वास्तव में मेरा बेटा होने के योग्य है। वह जोर से हंसे, स्नेह से भरे चेहरे के साथ वीर को देख रहे थे। लेकिन वीर बस आराम में डूबा हुआ था। आधी अगरबत्ती जलने के समय में औषधीय बैरल में तरल स्पष्ट हो गया, वीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। वरुण ने पहले ही सेवक रामू को वीर के लिए दूसरा बैरल लाने का निर्देश दिया था, जिसे फिर अंदर डाला गया। लगातार 3 बैरल अवशोषित करने के बाद वीर का शरीर अंततः संतृप्त हो गया। वरुण स्वयं इतने चकित थे कि वे अवाक थे, बुदबुदाते हुए, छोटे 9 की मात्रा से भी 2 गुना से अधिक।
वीर ने अपने पूरे शरीर को महसूस किया और एक निगल जैसी हल्कापन महसूस किया। आधार स्थापना के पहले दिन ने ही उसके शरीर को बदल दिया था और उसके संविधान में काफी सुधार किया था। वीर नहीं रुका, लेकिन केवल एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद वह 5 दिन बाद पहुंचा, थोड़ा बहुत आगे कूद गया। फिर भी वीर ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले की तुलना में काफी मजबूत था, ये सुझाव देते हुए कि छोड़े गए दिनों के दौरान वह अपनी पूरी ताकत से आधार स्थापना औषधीय तरल को अवशोषित कर रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, जिससे समय तेजी से आगे बढ़ सके। हर बार जब वह अपनी आंखें खोलता तो कई दिनों बाद जागता। हर बार वह अपने शरीर की जांच करता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है, इससे पहले कि वह जल्दी से आगे कूद जाए। समय तेजी से आगे बढ़ता रहा जब तक कि 1 साल बाद नहीं आ गया। 4 साल की उम्र में रक्त विलन। वीर की असामान्य प्रतिभा के कारण वरुण ने वीर के शोधन के लिए उसका कीमती रक्त प्राप्त करने के लिए एक दानवराज का वध किया। फिर भी तनुकरण के बाद कीमती रक्त का परीक्षण पहले थोड़ी मात्रा में ही किया गया था। सामान्य रक्त विलन अभ्यास जो स्वर्गिक मानव लोक हेवनली ह्यूमन रेल्म के प्राणियों के रक्त का उपयोग करते हैं, वे पहले से ही धनी और कुलीन परिवारों का विशेषाधिकार हैं। शीर्ष संप्रदायों के केवल कुछ चुनिंदा सीधे शिष्य ही त्रय अमर लोक 3 इमॉर्टल रेल्म्स के प्राणियों के रक्त का उपयोग करते हैं। जहां तक एक दानवराज के रक्त का सवाल है, इसका शायद ही कभी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले, ये बहुत कीमती और मुश्किल से मिलता है। दूसरे, इसकी शक्ति इतनी महान है कि 4 साल का बच्चा शायद ही इसे सहन कर पाए। दानव रक्त से संक्रमित होने और अर्ध दानव हाफ डेमेंट में बदलने का जोखिम उठाता है। वरुण भी सतर्क थे, पहले प्रयास में बहुत अधिक कीमती रक्त नहीं दिया। लेकिन जल्द ही वीर की अवशोषण दर ने उन्हें एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि तनु दानवराज का कीमती रक्त वीर द्वारा जल्दी से अवशोषित कर लिया गया था। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। वरुण के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी, अपने सबसे छोटे बेटे की विलक्षण प्रतिभा से ओवरजॉय थे। वास्तव में ये सबसे असाधारण प्रतिभा थी जिसे उन्होंने सैकड़ों वर्षों से ली परिवार में पहचाना था। 4 साल की उम्र में रक्त विलन के बाद, हालांकि अभी भी एक बच्चा था, वीर के पूरे शरीर में अब एक निर्विवाद शक्ति थी। वीर ने अब आगे नहीं कूदने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय अपने खाली समय में तेजी से आगे बढ़ा जब वह विदेशी रक्त में स्नान नहीं कर रहा था और उसके लिए एक शतरंज बोर्ड प्राप्त करने के लिए सेवक रामू को ढूंढा। सेवक रामू वीर के अजीब अनुरोध से हैरान होने के बावजूद आपत्ति नहीं की, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा स्वामी को संजोकर रखा। उसने एक घर के नौकर से एक सेट खरीदा। वीर ने अपने खाली समय का लाभ उठाया और अपने आंगन में भागा। कविता पाठ के अलावा उसने स्याही, ब्रश और चावल का कागज भी इकट्ठा किया और खुद को पेंटिंग करने के लिए एक तरफ के कमरे में बंद कर लिया। आंगन अब अपेक्षाकृत शांत था। वे भाई युद्ध कला प्रशिक्षण मैदान में चले गए थे। आंगन में केवल वीर और लीना, जो उससे 2 साल छोटी थी, रह गए थे। 2 साल की लीना किसी कारण से वीर से विशेष रूप से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि जब वीर चुपके से पेंटिंग करने चला गया, तब भी छोटी लड़की ने उसे ढूंढ लिया। इस छोटी लड़की को देखकर, जो वास्तव में उसकी छोटी चाची थी, दौड़ती हुई आई, कोमलता से उसे भाई कह रही थी। वीर ने लाचारी और अजीबपन का मिश्रण महसूस किया। उसे पता नहीं था कि वह तेजी से समय की छलांग के दौरान इस छोटी लड़की के साथ खेलना कैसे शुरू कर दिया था, लेकिन वह उसके प्रति काफी स्नेही लग रही थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर वीर ने उसके लिए कुछ स्नैक्स ढूंढे ताकि वह उसके बगल में चुपचाप बैठ सके जब वह पेंटिंग कर रहा था। इस परिचित भावना ने वीर को उस समय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जब वह उस आंगन में शतरंज खेलता था और पेंटिंग करता था। उसके पीछे एक छोटी सी पूंछ होती थी, लेकिन आखिरकार वह छोटी पूंछ चली गई थी। वीर ने हल्के से सिर हिलाया, अपने दिमाग को फिर से केंद्रित किया और कागज पर जल्दी से स्केच करना जारी रखा। एक धमाके के साथ, जैसे ही वीर अपनी पेंटिंग में तल्लीन था, अपनी पेंटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ते हुए देख रहा था, किनारे के कमरे का दरवाजा अचानक धकेल दिया गया। वरुण की लंबी आकृति अंदर चली गई और वीर और लीना को वहां देखकर उनकी निगाहें चमकी और वीर पर टिकी। तुम क्या कर रहे हो? घबराहट की एक अनैच्छिक चुभन ने वीर के दिल को छू लिया, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसके पास अनिच्छा से जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। पेंटिंग। वरुण ने एक पल के लिए पेंटिंग बोर्ड को देखा और उनका आधिकारिक भाव नरम पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कहा, अगर तुम पेंटिंग करना चाहते हो तो पेंटिंग करो, लेकिन यहाँ क्यों छिपे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हैं। वीर थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला गुस्सा करेगा या डांटेगा। नहीं, सामने वाले का चेहरा राजसी और योद्धा जैसा था। घनी बाहें थीं जो बिना गुस्सा किए भी एक प्रभावशाली मुद्रा दर्शाती थी, लेकिन इस क्षण सौम्य अभिव्यक्ति से बाहों के बीच संचित दबदबा नरम हो गया, जैसे पतंगों पर बसंत की हवा का स्पर्श हो। तुम क्या बना रहे हो? मुझे दिखाओ। वरुण पास आए और वीर के ड्राइंग बोर्ड पर बने आकृति को देखा। उन्हें धुंधला सा यह एक महिला का चित्र लगा। वीर की चित्रकला अभी पेशेवर स्तर तक नहीं पहुंची थी और इस समय जो चित्र उसने बनाया था वह बहुत सटीक नहीं था। उत्सुकता से भरे वरुण ने पूछा, ये किसका चित्र है? माँ का। वीर का मतलब अपने इस शरीर की माँ सुरेखा से था। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके चित्रकला कौशल अभी भी बहुत खराब थे, एक चित्र के रूप में भी योग्य नहीं, पहचानना मुश्किल। अगर उसे किसी अपराधी का स्केच बनाना होता तो शायद अपराधी खुद आकर नोटिस फाड़ जाता, तब भी कोई उसे पहचान नहीं पाता। जब वरुण ने वीर का जवाब सुना तो वह एक पल के लिए रुके, फिर जोर से हंस पड़े और कहा, यह काफी अच्छा है, पर तुम्हारी माँ इससे कहीं ज्यादा सुंदर है जो तुमने यहाँ बनाई है। तुम्हें अभी बहुत अभ्यास करना होगा। वीर का हृदय आश्चर्य से भर गया। उनके जवाब से ऐसा लगा कि उनका इरादा उसे इस अयोग्य अभ्यास से रोकने का नहीं था। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, वीर ने कहा। वरुण ने उसका छोटा सा सिर सहलाया, कहा, जब तुम्हारी चित्रकला सुधर जाए तो मेरे लिए भी एक बनाना, अपने भाइयों और छोटी लीना को भी शामिल करना। ये कहते हुए उन्होंने लीना पर एक नजर डाली, जो एक तरफ बैठी मिठाई खा रही थी।
लीना, उसकी चमकदार आंखें उन्हें उलझन में देख रही थीं। उसे पता नहीं था कि वे मजाक में क्या बातें कर रहे थे। वीर का सिर उस बड़े हाथ से सहलाया गया, फिर भी उसने उसमें स्नेह और प्यार महसूस किया। वह थोड़ा चौंक गया। भले ही यह स्थान मोह नदी था और उसके सामने पिता उसके दादा थे जो बहुत पहले गुजर चुके थे, फिर भी किसी कारण से उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना थी। यह एक ऐसे पुराने घाव की तरह था जो इस क्षण जुड़ रहा था। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर ईमानदारी से सिर हिलाया। मैं अपनी चित्रकला को और निखारूंगा। वरुण मुस्कुराए और बोले, जब तुम अच्छी पेंटिंग बनाओगे तो मैं उसे सच में संभाल कर रखूंगा। मेरे बेटे में न केवल मार्शल आर्ट्स में प्रतिभा है बल्कि असाधारण कलात्मक प्रतिभा भी है। हाँ हाँ। थोड़ा हंसने के बाद उन्होंने जोड़ा, लेकिन पढ़ना और लिखना मत भूलना। तुम्हारी अस्थि आयु 5 होने के बाद तुम हर दिन अभ्यास विद्या सीखना शुरू कर दोगे, समझे? इसके साथ ही उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी और गंभीर हो गई। हाँ, वीर ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए दांत दिखाए। बच्चे के गालों पर मोतियों जैसे सफेद दांतों की 2 पंक्तियां चमक उठीं। चलो कुछ स्वादिष्ट खाने चलते हैं, उन्होंने कहा। वीर को गोद में उठाकर वरुण ने फिर अपनी दूसरी बांह से लीना को उठाया और दोनों को एक एक तरफ बगल के कमरे से बाहर ले गए। जब वे आंगन में पहुंचे तो सुरेखा ने वरुण को वीर और लीना दोनों को उठाए देखकर जल्दी से पास आई, धीरे से डांटते हुए कहा, जरा देखो, ये अब इतने बड़े हो गए हैं और तुम अभी भी इन्हें उठा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर कोई और देखेगा तो हंसेगा? मेरे बच्चों पर कौन हंसने की हिम्मत करेगा? वरुण की भौहें तन गईं, अपनी थोड़ी सी सत्ता दिखाते हुए। इससे पहले कि वह फिर से हंस पड़े, कहा, नागदर्रा मार्ग के बाहर की स्थिति अच्छी नहीं है और मैं शायद ही घर पर रहता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ। आपको बाहर भी अधिक सावधान रहना होगा, सुरेखा ने कहा। उन्हें नागदर्रा मार्ग का जिक्र करते सुनकर उनके पहले मुस्कुराते चेहरे पर चिंता छा गई। वरुण ने सिर हिलाया, हंसते हुए, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अब इन बातों को नहीं करते। घर पर हम राज्य के मामलों पर चर्चा नहीं करते। आओ कुछ स्वादिष्ट खाते हैं और फिर हम प्रशिक्षण मैदान पर चलेंगे, ये देखने के लिए कि बड़ा और बाकी सब कितना अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो मैं उन्हें बाहर के प्रसिद्ध पहाड़ों में प्रशिक्षण के लिए भेज दूंगा। सुरेखा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उनका स्वभाव जानती थी और उन्हें और मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दिया को रसोई से मिठाई लाने का निर्देश दिया। वीर की नजर थोड़ी चमकी उनकी ओर देखते हुए। हालांकि इस पल की गर्माहट अनमोल थी, लेकिन प्रशिक्षण मैदान में उन भाइयों को अभ्यास करते देखना उसके लिए अर्थहीन था। जो समय उसके होश में बीता वह मोह नदी छोड़ने के बाद उसके शरीर में भी वापस आ जाएगा, इसलिए उसने गति बढ़ाने और आगे कूदने का फैसला किया। जब दंपति धीरे से एक दूसरे से बात कर रहे थे, वीर और लीना को प्रशिक्षण मैदान की ओर ले जा रहे थे, तो वीर ने आंखें बंद कर ली ताकि वह तेजी से आगे बढ़ सके, जबकि वे अन्य भाइयों को अभ्यास करते हुए देखते। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। वीर अभी भी हर दिन दानवराज के रक्त को परिष्कृत कर रहा था। अपने खाली समय में कूदकर चित्रकला जारी रखने और चित्रकला अनुभव जमा करने का चुनाव करता। हर स्केच के साथ वीर का मन धीरे धीरे शांत होता गया। उसका हृदय मानो शांत हो गया, जैसे वह बगल के कमरे में चित्रकला पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा हो। कागज के बाद कागज उतरते गए, चित्रित लोग अधिक स्पष्ट और अधिक खूबसूरती से दर्शाए गए, कीमती रत्नों की तरह मनमोहक। जब उसकी चित्रकला स्तर 2 पर पहुंची तो वीर के ब्रश के स्ट्रोक्स मानो किसी दिव्य शक्ति द्वारा निर्देशित थे। उसका नियंत्रण बहुत सुधर गया, जिससे चित्रण बहुत सटीक हो गया, जीवन चित्र बनाने के लिए काफी स्पष्ट। वीर ने सुरेखा, वरुण और लीना को एक एक करके चित्रित किया। विभिन्न लोगों को चित्रित करते समय उसे मिलने वाले चित्रकला अनुभव में अंतर था। कमरे का फर्श चारों ओर सूक्ष्म कागजों से भरा पड़ा था। जैसे ही आंगन में आकाश अंधेरा हुआ, सेवक रामू की आवाज उसे रात के खाने के लिए बुलाते सुनकर वीर रुक गया और फिर तुरंत तेज आगे बढ़ने का चुनाव किया। आसपास के माहौल में एक बदलाव आया। ये कई दिन बाद का एक और खाली दिन था। वह अभी भी बगल के कमरे में बैठा चित्रकला कर रहा था, लेकिन वीर को आश्चर्य हुआ, उसके चारों ओर फर्श पर बिखरे हुए सूक्ष्म कागज गायब हो गए थे। वीर ने इस पर विचार किया और फैसला किया कि सबसे महत्वपूर्ण काम पहले चित्रकला है। हर बार आंखें बंद करने पर जो समय उसने छोड़ा वह कम से कम 3 से 4 दिन था। नियंत्रित करना मुश्किल। अगर वह थोड़ा और तेज करता तो यह आधा महीना बाद का समय होता। इस समय जब वह चित्रकला कर रहा था, लीना ने दरवाजा खोला, अंदर झांका और छिपकर वीर को एक मिठाई देने आई। अपनी चित्रकला के दौरान बाधा पड़ने पर वीर परेशान नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और मुंह से मिठाई स्वीकार की। खाते हुए पूछा, लीना, मेरी पेंटिंग कहाँ है? वे सब पिताजी ने ले ली। वीर का हृदय थोड़ा कस गया। लीना हाथ में एक लकड़ी का घोड़ा खिलौना पकड़े उसे जमीन पर धकेलते हुए याद करती रही। जब पिताजी खाना खा रहे थे तो उन्होंने माँ से कहा कि सेवक रामू से उन्हें सब पैक करवा दें, ताकि जब तुम भविष्य में परिवार से अलग हो जाओ तो उन्हें तुम्हारे आंगन में प्रदर्शित किया जा सके, ताकि तुम्हारी पत्नी देख सके कि तुम बचपन में कितने प्रतिभाशाली थे। हालांकि वह केवल 2 साल की थी। वह साफ साफ बोली, सुनी हुई बातचीत को बिना एक भी शब्द चूके सुनाया। खत्म करने के बाद उसने उलझन में वीर की ओर देखा। 10वें भाई, परिवार से अलग होने का क्या मतलब है? और पत्नी क्या होती है? क्या ये कुछ स्वादिष्ट चीज है? छोटी लड़की का चेहरा आश्चर्य से भरा था, लेकिन उसने देखा कि ड्राइंग बोर्ड के सामने बैठा 10वां भाई चुप और अनुत्तरदायी था, एक मूर्ति की तरह। समय बार बार आगे बढ़ा और जब भी वीर समय यात्रा करता तो वह अपने खाली पलों में कूदने का लक्ष्य रखता ताकि वह बगल के कमरे में जाकर चित्रकला कर सके। छोड़े गए समय के दौरान क्या हुआ इसकी उसे कोई याद नहीं थी, केवल कभी कभी लीना से कुछ जानकारी जुटाता। 7 लगातार छलांगों के बाद मोह नदी के किनारे कई महीने बीत चुके थे, लेकिन वीर को ऐसा लगा जैसे वह केवल 7 दिन ही बैठा और चित्रकला किया हो। उसके चारों ओर बिखरे हुए कागज की चादरें हर बार जब वह समय यात्रा करता तो गायब हो जाती थीं।
जो कागज उसने लापरवाही से जमीन पर बिखेरे थे, खाने के समय पर आगे कूदने पर उसने उन्हें मुख्य हॉल के पास की अलमारी पर सलीके से रखे देखा। वह जगह मूल रूप से बहुमूल्य दिव्य अस्त्रों, चीनी मिट्टी के बर्तनों और राजपरिवार द्वारा भेंट किए गए कीमती रत्नों से भरी हुई थी, लेकिन अब उसमें से अधिकांश को हटा दिया गया था ताकि कागज की पेंटिंग्स के ढेरों के लिए जगह बनाई जा सके। मेरे बेटे की चित्रकला दिनों दिन सुधर रही है और उसके शिक्षक कहते हैं कि वह पढ़ना भी अविश्वसनीय गति से सीख रहा है। एक बार सिखाए जाने पर ही समझ जाता है। हा। खाने की मेज पर वरुण दिल खोलकर हंसे। वीर, हालांकि, शांत था। मोह नदी में आने के बाद ये पहला मौका था जब उसने इस पिता और माँ के साथ भोजन किया। वह इस बार आगे नहीं कूदा, चुपचाप अपनी कटोरी पकड़े खाना खा रहा था। 10वें, मैंने सुना है कि तुमने सबके लिए एक चित्र बनाया है, मेरा क्यों नहीं है? मेज पर एक बच्चा बोलने के लिए खड़ा हुआ। वह वरुण लीटियंगैंग था। ये खबर कि वीर चित्रकला कर सकता है पहले ही फैल चुकी थी और उसके भाइयों ने उसके काम देखे थे, अपने चित्रों पर आश्चर्य व्यक्त किया था। सिवाय इसके कि वरुण अपना खुद का कितना भी खोजता, उसे नहीं मिला। वीर ने उस पर एक नजर डाली। हालांकि केवल 8 या 9 साल का था, लड़के के चेहरे के लक्षण पहले से ही उसकी याद में मौजूद चेहरों से मिलते जुलते थे। वीर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि खाना खाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 10वें, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वरुण लीटियंगैंग ने घबराहट में पुकारा। वीर ने आंखें थोड़ी बंद कर लीं। उसके सामने का दृश्य तेजी से बदल गया और वह कुछ दिन बाद कूद गया। वह आंगन में खड़ा था, एक सेविका द्वारा पोंछा जा रहा था। जाहिर है कि उसने अभी अभी कोई अपरिचित रक्त अवशोषित किया था। शिक्षक पास आए, वीर को अक्षरों का अध्ययन करने के लिए ले गए। हर दिन के रक्त विसर्जन के बाद अक्षरों को सीखने का समय होता था और उसके बाद ही वीर का खाली समय होता था। इस बार वीर आगे नहीं कूदा और वास्तव में साथ में अध्ययन करने लगा। चूंकि वह पहले से ही जानता था कि बूढ़े शिक्षक क्या सिखा रहे थे, उसने लेखनी पकड़ी और सुनते हुए अपनी नोटबुक पर कविता लिखी। मुख्य हॉल में कदम रखते ही वीर के कानों में कविता पाठ की ध्वनि पड़ी। सफेद बाल हरे पानी पर तैरते हैं, लाल हथेलियां निर्मल लहरों को मथती हैं। हा, रोचक, बहुत रोचक। क्या ये कविता छोटे 10वें ने आंगन के तालाब में हंस को देखकर लिखी है? कितनी सजीव और विस्तृत है। हा, मेरा बेटा 4 साल की उम्र में कविता लिख सकता है। गुरु कोंडप ने कहा, मेरा बेटा तो सदी में एक बार होने वाली काव्य प्रतिभा है। अगर सही परवरिश मिली तो शायद शाही परीक्षा में दूसरा सर्वोच्च स्थान भी हासिल कर ले। वरुण, यानी उनके पिता, हाथ में कागज लिए हॉल में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। एक और बैठी सुरेखा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देखिए तो आप कितने खुश हैं, ये बस कुछ कविताएं हैं। आपको कब से विद्वानों और साहित्यकारों की चीजें पसंद आने लगी हैं? मेरा बेटा जो भी करता है, मुझे सब पसंद है। वरुण हंसे और बोले, सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति तो बहुत हैं, लेकिन कविताएं कितने लिख सकते हैं? मैं ये कविता उन लोगों को बाद में दिखाऊंगा। अरे, वे जंगली तो बच्चों की कविताएं सुनने लायक हैं और शायद उन्हें मेरे बेटे की कविता का अर्थ भी समझ ना आए। बात करते हुए उनकी नजर वीर पर पड़ी जो अंदर आ रहा था और उन्होंने तुरंत हाथ हिलाकर उसे बुलाया, छोटे 10वें, यहाँ आओ। वीर थोड़ा चौंका। कुछ बचकाने ढंग से लिखी कविताओं ने इस पिता के चेहरे को आनंद से भर दिया था, जबकि 14 साल की उम्र में देश भर में मशहूर उसी लड़के को सिर्फ एक गूंजता हुआ थप्पड़ मिला था। वीर पास गया। वरुण ने वीर को गोद में उठा लिया, उसे अपनी गोद में बिठाया और बोले, चलो पिताजी को बताओ, और यह कविता भी। ये जड़े हुए मंच के दर्पण जैसा प्रतीत होता है, नीले आकाश में ऊंचा उड़ता हुआ। वाह वाह, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये कैसे आया? नकल की है, वीर ने मन में सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर केवल एक मासूम मुस्कान थी। सुरेखा ने बेबसी से देखा और वरुण से कहा, उसे बहुत ज्यादा लाड़ मत दीजिए। छोटे 10वें में असाधारण प्रतिभा है, उसके लिए बेहतर होगा कि वह मार्शल आर्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे। कुछ ही सालों में वह अपनी असली साधना शुरू करेगा। अभी समय है, जब असली साधना शुरू होगी तब छोटे 10वें को गंभीरता से अभ्यास करने देंगे। वरुण ने हाथ हिलाया और कहा, मेरा मानना है कि छोटे 10वें की बुद्धिमत्ता के साथ वह एक विद्वान और एक योद्धा दोनों बन सकता है। अगर वह भविष्य में सेनापति बनता है तो उसे युद्ध नीति में महारत हासिल करनी होगी, वरना रणनीति की समझ के बिना केवल साधना का स्तर होना एक सैनिक बनने जैसा है और सेनापति बनने के लिए विनाशकारी। सुरेखा ने हार मानकर सिर हिलाया। उनका स्वभाव जानते हुए उन्होंने उन्हें और समझाने की कोशिश नहीं की। वीर के विचारों में हलचल मची और उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कल वर्षा श्रावण मीनार देखना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या तुम्हें पता है कि वर्षा श्रावण मीनार क्या है? वरुण हंसे बिना नहीं रह सके। साधना तकनीकें जहाँ रखी जाती हैं, वीर ने कहा। वरुण ने सुरेखा की ओर मुड़कर कहा, देखा, छोटे 10वें ने अभी तक साधना शुरू भी नहीं की है और वह पहले से ही मार्शल आर्ट्स के बारे में जानने को उत्सुक है। सुरेखा ने उन्हें प्यार भरी झिड़की दी, लेकिन फिर धीरे से हंस पड़ी। उन्होंने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो बाद में मैं सेवक रामू को तुम्हारे साथ भेज दूंगी। वरुण ने वीर से कहा, लेकिन तुम अंदर शरारत नहीं कर सकते। अगर तुमने साधना तकनीकों को नुकसान पहुंचाया तो भी मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं बस एक नजर डालूंगा, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी मार्शल आर्ट्स के मैदान में प्रशिक्षण ले रहे भाई सब लौट आए। वरुण ने सभी के आंगन में वापस आने का इंतजार किया, फिर सेवक रामू को खाना परोसने का इशारा किया। ये देखकर वीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, इस खाने के हिस्से को छोड़ते हुए। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसका हाथ कोई पकड़कर एक मीनार की ओर ले जा रहा था। वीर ने तुरंत पहचान लिया कि वह मीनार वर्षा श्रावण मीनार थी। उसे ले जाने वाला सेवक रामू था। छोटे मालिक, वर्षा श्रावण मीनार बस सामने ही है। जब आप अंदर जाएं तो अपने चौथे चाचा को प्रणाम करना याद रखना और उन साधना तकनीकों के साथ गड़बड़ी मत करना। मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगा, सेवक रामू ने गंभीरता से निर्देश दिया। वीर ने सिर हिलाया, फिर आश्चर्य व्यक्त किया, चौथे चाचा?
हम सेवक रामू ने बस सिर हिलाया और वीर को वर्षा श्रावण मीनार के सामने ले गया। ये दृश्य लगभग वैसा ही था जैसा वह पहली बार आया था जब वीर सेवक काका के साथ यहाँ आया था। सेवक रामू ने स्पष्ट करने के लिए प्रवेश द्वार पर पहरेदारों से बात की और फिर वरुण द्वारा दिया गया टोकन प्रस्तुत किया। इस समय तक वरुण पहले ही रणवीर हवेली के सच्चे मुखिया बन चुके थे, जो हवेली के भीतर के सभी मामलों के प्रभारी थे। स्थिति को समझते हुए पहरेदार ने वीर को अंदर जाने दिया। वीर ने अपने सामने परिचित सीढ़ियों को देखा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह लंबे समय बाद वापस आया है। वह मीनार में गया और ध्यान से चारों ओर देखा। सब कुछ ठीक वैसे ही व्यवस्थित था जैसा उसे याद था। तुम यहाँ कैसे आए? एक आवाज आई और अर्णव की आकृति नीचे उतर आई। अर्णव ने अपना हाथ हिलाकर वर्षा श्रावण मीनार के दरवाजे बंद कर दिए, फिर से हाथ हिलाकर उन दोनों को घेरते हुए एक ध्वनि रोधक घेरा बना दिया। यह आप हैं? वीर ने आश्चर्य से पूछा। दूसरे चाचा कहाँ हैं? तुम्हें उसे दूसरे चाचा कहना चाहिए, अर्णव ने याद दिलाया। यहाँ हमेशा अपनी पहचान याद रखना। अब ये पद या अपराध के बारे में नहीं है, इसकी आदत डालो और कोई चूक न होने दो। वीर ने सिर हिलाया, बातों को दिल से लेते हुए। तुम्हारे दूसरे चाचा जवानी में लापरवाह थे, घूमना पसंद करते थे और इस समय रणवीर हवेली में नहीं है। अगर वह किसी सराय में आवारा लोगों से दोस्ती नहीं कर रहे हैं तो वह बाहर जाकर ऐश कर रहे होंगे या फिर यात्रा पर निकल गए होंगे। उनका ठिकाना अज्ञात है, अर्णव ने कहा। फिलहाल मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, वह हवेली में नहीं है। वीर बता सकता था कि हालांकि एक ध्वनि रोधक घेरा था, ये चौथे चाचा अभी भी सावधानी से बात कर रहे थे, अपनी बातों में पूरी तरह से अपने मूल रिश्ते पर नहीं लौट रहे थे। रणवीर हवेली में रहते हुए उसने दूसरे चाचा के बारे में जो सुना था उसे याद करते हुए लगा कि वह जवानी में वास्तव में काफी लापरवाह थे। ये तब तक नहीं था जब तक वह बूढ़े नहीं हो गए थे कि उन्होंने आखिरकार अपने स्वभाव पर लगाम लगाई। या शायद यह इसलिए नहीं था कि वह बूढ़े हो गए थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि दूसरे लोगों के साथ एक के बाद एक दुर्घटनाएं होने लगी थीं। क्या दूसरे चाचा मछली पकड़ने नहीं गए थे? वीर ने उत्सुकता से पूछा। अर्णव ने वीर की ओर देखा और कहा, मछली पकड़ना? वह हम सब में सबसे ज्यादा बेचैन थे, वह मछली पकड़ने कैसे जा सकते थे? बचपन में वही थे जिन्होंने हमारे पिताजी को सबसे ज्यादा सिर दर्द दिया था। जिद्दी और अवज्ञाकारी। वीर चकित रह गया। जिस दूसरे चाचा को वह याद करता था, वह जब भी समय मिलता हमेशा झील के किनारे मछली पकड़ने जाते थे। वह वहां पूरे दिन बैठे रहते थे, यहाँ तक कि एक बार में कई दिनों तक। वीर की आंखें झिलमिला उठीं। ऐसा लगा कि समय बीतने के साथ न केवल किनारों को कोमल किया है, बल्कि जवानी की चंचलता और बेचैनी को भी कम कर दिया है। क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे? अर्णव ने पूछा। वीर के विचार वापस लौटे। मैं यहाँ की साधना तकनीकों को देखने आया था, उनसे पहले ही परिचित होने के लिए। अर्णव ने सिर हिलाया और कहा, तुम अभी साधना करने के लिए बहुत छोटे हो। मैं जानता हूँ कि तुम उत्सुक हो, लेकिन साधना के मार्ग पर कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जितनी ज्यादा जल्दी करोगे उतनी ही ज्यादा समस्याएं आने की संभावना है। अगर तुम समय से पहले साधना शुरू करते हो तो तुम अपनी हड्डियों को विकृत करने या अपने अस्थि मज्जा के भीतर समाहित शक्ति को समय से पहले रिसाव करने का जोखिम उठाते हो और यह अंततः तुम्हारी साधना की प्रगति को धीमा कर सकता है। सैकड़ों वर्षों से हमारे वरुण परिवार ने हमेशा 5 साल की उम्र में अस्थि माप और 6 साल की उम्र में साधना शुरू करने की परंपरा का पालन किया है। ये सब पीढ़ियों के शोध पर आधारित है और सबसे तर्कसंगत माना जाता है। भले ही तुम अधीर हो, तुम्हें जल्द से जल्द 5 साल की उम्र में अस्थि माप के बाद ही शुरू करना चाहिए। मैं बस देख रहा हूँ, अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, वीर ने कहा। हालांकि यह चौथे चाचा पूरी तरह से अनजान नहीं थे, फिर भी कुछ रहस्य ऐसे थे जिन्हें अपने तक रखना बेहतर था। उसका जल्दी आना शरीर शोधन शुरू करने और अपनी हड्डियों को पहले से पोषण देने की आशा में था। उसका भौतिक शरीर साधना के 7वें चरण पर था और केवल अपने शरीर से ही वह त्रय अमर लोक में प्रवेश कर चुका था। भौतिक शरीर मार्ग की उसकी समझ को हजारों वर्षों में महान आर्यावर्त साम्राज्य के सभी मार्शल कलाकारों के बीच शीर्ष स्तरीय अद्वितीय माना जा सकता था। जो लोग उससे आगे निकल गए वे बहुत कम थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई नहीं था, क्योंकि शुद्ध शरीर शोधकों के लिए आत्मा उत्तराधिकार लोक को सीमा माना जाता था और वह त्रय अमर लोक में था। अर्णव की बातें गलत नहीं थीं, लेकिन वह एक अपवाद था। वह जानता था कि उसने जिन असंख्य शरीर शोधन तकनीकों को विलय किया था उनमें से कुछ ऐसी थी जो शरीर पर कोई बोझ नहीं डालती थी और हड्डियों का पोषण कर सकती थी। अब अगर वह अपने भौतिक शरीर मार्ग को उच्च स्तर तक बढ़ा सकता है और पर्याप्त तकनीकें इकट्ठी कर सकता है तो वह उस पोषक शरीर शोधन लोक तकनीक को एक बार फिर से निकालने में सक्षम हो सकता है। ऐसा करने से वह अपने शरीर को पहले से पोषण दे सकता था और अधिक विदेशी रक्त को अवशोषित कर सकता था, जिससे उसकी साधना का भविष्य का मार्ग आसान हो जाता। ठीक है फिर, अर्णव ने कहा, वीर को इस तरह बात करते हुए देखकर, और उसे आगे नहीं रोका। हालांकि उसके सामने वीर केवल 4 साल का था, बाहर वाला वीर 15 साल का था और समझ की उम्र तक पहुंच चुका था। मैं समय को थोड़ा तेज करने जा रहा हूँ। जब तुम मुझे बाद में देखोगे तो मैं शायद नींद में चलने जैसा लगूं, लेकिन ध्यान मत देना, अर्णव ने कहा। वीर ने इन बातों पर सिर हिलाया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। जब वह समय में छलांग लगाता था तो वह दूसरों को कैसा दिखता था? यह अर्णव के त्वरण के माध्यम से निरीक्षण करने का एक उत्कृष्ट मौका था। जल्द ही वीर ने अर्णव को अपनी आंखें बंद करते देखा। फिर उसने उन्हें जल्दी से खोला, लेकिन जब उसने उन्हें एक बार फिर से खोला तो उसने वीर को एक गर्म बुजुर्ग जैसी मुस्कान दी और कहा, यहाँ आराम से देखो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इसके साथ ही वह मुड़ा और ऊपर चला गया। वीर ने उसे ऊपर जाते देखा और हालांकि यह एक संक्षिप्त अवलोकन था, उसे लगा कि अब का अर्णव कुछ पल पहले के अर्णव से कुछ अलग था। ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन थोड़े समय की तुलना के साथ अंतर काफी महसूस किया जा सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो वर्तमान अर्णव अपने छोटे स्व की अधिक स्वाभाविक रूप से नकल कर रहा था।
इसके विपरीत पिछले अर्नब जब वीर के साथ बातचीत कर रहे थे तो उनके व्यवहार में थोड़ी अपूर्णताएं थीं, उनका भेष इतना उत्तम नहीं था। वीर को महसूस हुआ कि वास्तव में उसके अपने दैनिक भेष भी समान थे। जब समय को तेज किया गया था उसकी तुलना में शायद कुछ मामूली बदलाव थे, असंगतियां थीं जो उसकी पहचान के अनुरूप नहीं थीं। अपना ध्यान हटाकर वीर पास की एक शेल्फ की ओर बढ़ने लगा। वर्षा श्रावण मीनार के बारे में उसकी जानकारी व्यापक थी। उसे यहाँ की कई साधना पद्धतियों के रखे होने की जगह, मंजिल और शेल्फ तक याद थी। इस समय की वर्षा श्रावण मीनार में कुछ पद्धतियां ऐसी भी थी जो वीर ने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यह वरुण पिता के युग की वर्षा श्रावण मीनार थी। उसने निम्न ग्रेड के शरीर शोधन कौशल बॉडी रिफाइनमेंट स्किल से पढ़ना शुरू किया, जो शुरुआती साधकों के लिए आसान था। जल्द ही वीर ने एक निम्न ग्रेड की शरीर शोधन पद्धति को पूरा पढ़ लिया। संयोग से ये पाषाण त्वचा शत शोधन थी, पहली पद्धति जिसका उसने अभ्यास किया था। पद्धति में महारत हासिल होते ही वीर के पैनल पर संकेत दिखाई दिए। शारीरिक बल मार्ग आरंभ नहीं, कौशल अंक जोड़े जा सकते हैं। साधना पद्धति पाषाण त्वचा शत शोधन आरंभ नहीं, कौशल अंक 4। वीर ने बिना हिचकिचाहट के एक एक करके कौशल अंक शारीरिक बल मार्ग में जोड़ना शुरू कर दिया। हर अंक के जुड़ने पर एक बड़ी मात्रा में जानकारी दिमाग में समा गई। अंक जोड़ने और जानकारी को आत्मसात करने में आधा घंटा लगा और वीर का शारीरिक बल मार्ग 7वें चरण पर पहुंच गया। चित्रित हृदय भी शारीरिक बल मार्ग द्वारा अवशोषित हो गया, जिससे उसकी अवरुद्ध बाधा टूट गई। केवल 4 वर्ष की आयु में उसका शारीरिक बल मार्ग 7वें चरण पर था। आयुष ने कहा था कि साधना शुरू करने की इष्टतम आयु कम से कम 5 वर्ष है। वीर ने पैनल पर देखा, जहां पाषाण त्वचा शत शोधन को स्वर्ण त्वचा सहस्र शोधन में विस्तारित किया गया था, जो एक उच्च ग्रेड शारीरिक बल पद्धति बन गई थी। उसका स्तर वास्तविक स्थिति तक पहुंच गया था। वीर हल्के से मुस्कुराया और अन्य शरीर शोधन पद्धतियों को खोजने लगा। उसने और तेजी से किताबें पलटी, कई तकनीकों को सरसरी निगाह से समझा और आत्मसात कर लिया। अधिकांश निम्न ग्रेड की पद्धतियों के लिए एक त्वरित नजर पर्याप्त थी। पैनल में दर्ज होने के बाद वे तुरंत उच्च ग्रेड की पद्धतियों और वास्तविक स्थिति के स्तर तक विस्तारित हो गईं। वीर ने वर्षा श्रावण मीनार में शरीर शोधन पद्धतियों को तेजी से पलटा, उन्हें अवशोषित करता गया। लगातार एक के बाद एक पद्धति को दर्ज करने से उसकी चेतना पर भार बढ़ने लगा। 4 साल के शरीर और चेतना में उसे सुस्ती महसूस होने लगी। अंततः अत्यधिक थकावट के बीच वीर के पैनल पर तारा प्रभा पोषण कौशल नामक एक पद्धति का विस्तार हुआ। एक नई जानकारी का ज्वार उमड़ आया और वीर की आंखें अचानक चमक उठीं। वीर ने बलपूर्वक नींद का विरोध किया। वह मीनार के अंदर बैठ गया और धीरे धीरे इस तकनीक का अभ्यास करने लगा। इस पद्धति का अभ्यास रात में सबसे अच्छा था। एक बार प्रक्रिया पूरी करने के बाद वीर और अधिक देर तक जाग नहीं सका और गहरी नींद में सो गया। जब वीर फिर से जागा तो पास की हैरान कर देने वाली आवाजों ने उसे चौंका दिया। उसने आंखें खोली और खुद को आंगन में खड़ा पाया। बगल में सफेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध साधु था। वह हरित शिखर पर्वत के साधु थे, जिन्होंने परिवार की कई पीढ़ियों के अस्थि मापन किए थे। हरित शिखर पर्वत शक्तिनगर के बाहर था, लेकिन ये जगह नागद्वार थी। इस समय हरित शिखर पर्वत के श्वेतकेश युवा चेहरे वाले साधु वीर को घूर रहे थे। वह हकला रहे थे। वरुण ने साधु की प्रतिक्रिया देखकर पूछा, क्या बात है? स्पष्ट बताओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। साधु ने जल्दी से होश में आकर कहा, सेनापति, बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी? क्या? वरुण ने संदेह से देखा। वरुण ने टोकते हुए कहा, गोलमोल बातें बंद करो। तुमने 9 रैंक वाले युद्ध शरीर देखे हैं। मेरा परिवार असाधारण लोगों से भरा है। छोटे 10 का अस्थि मापन कैसा रहा? साधु ने उत्तेजित होकर कहा, यह उत्कृष्टता की कदकाठी के बराबर है। छोटे वीर की हड्डियां 9वें ग्रेड के युद्ध शरीर से कहीं बेहतर हैं। मैंने हजारों वर्षों में ऐसा मामला नहीं देखा है। ओह! वरुण की आंखें चमक उठी। उत्कृष्टता की कदकाठी? सुरेखा और अन्य लोग भी चौंक गए। हरित शिखर पर्वत के वृद्ध साधु ने उत्साहित होकर कहा, एक विशिष्ट 9वें ग्रेड के युद्ध शरीर में कम से कम एक मुख्य हड्डी होती है, जैसे स्वर्ण लौह दैवीय जेड, जिसमें बहते हुए पैटर्न होते हैं, जो सर्वोच्च होते हैं। लेकिन छोटे वीर का शरीर, उसकी सभी हड्डियां ऐसी हैं। 72 मुख्य हड्डियां, सभी दैवीय प्रकाश से चमक रही हैं। पैटर्न ऐसे बह रहे हैं मानो वे जन्मजात साधना चिन्ह हों। एक बार छोटे वीर साधना के मार्ग पर कदम रखेगा तो वह निश्चित रूप से आकाश को छू लेगा। उसका साधना मार्ग शायद अजेय होगा। वह क्षेत्रों को पार करना ऐसे करेगा जैसे खाना पीना। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। साधु की बातें सुनकर सुरेखा और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली और आश्चर्य तथा खुशी से वीर को देखा। ये प्रतिभा का पौराणिक आकलन था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सचमुच मेरा बेटा है। वरुण जोर से हंसा, उसका चेहरा उत्साह से दमक उठा। हरित शिखर पर्वत के वृद्ध साधु ने झुककर बधाई दी। 10वां इसके योग्य है। शाबाश 10, तुमने तो हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। 9वें भाई, तुम 10 से पीछे रह गए। अन्य भाई उत्साहित होकर चारों ओर जमा हो गए। 9वां भाई नवीन, जो वीर से 2 साल बड़ा था, उसने भी खुशी व्यक्त की। नवीन ने कहा, 10वें भाई, 1 साल और तुम भी साधना कर पाओगे। वीर ने चारों ओर जमा हुए इन चाचाओं को देखा। उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। तुम छोटे से लड़के, तुम वाकई कुछ हो। छोटे तुम हो, पर होशियार ज्यादा। कहीं माँ ने सबसे अच्छा अंत के लिए बचा कर तो नहीं रखा? क्या तुम्हें लड़ने की खुजली हो रही है? क्या तुम ये कह रहे हो कि सबसे बड़ा भाई कम होशियार है? अरे अरे, काटना बंद करो, दर्द हो रहा है। कई भाइयों से घिरा वीर चिढ़ाया गया और उसके बाल बिगाड़ दिए गए। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन इस माहौल में उसे खुशी भी महसूस हुई। उस दिन वरुण ने खबर की घोषणा की और एक भव्य दावत दी। रणवीर हवेली असाधारण रूप से जीवंत थी। वीर ने रणवीर हवेली की दावत देखी।
उसका हृदय शांत, यहाँ तक कि पहले से कहीं ज्यादा ठंडा हो गया था। 10 तुम क्या सोच रहे हो? सबसे बड़े भाई राजेश एक प्याला लेकर आए। क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए पूरी मेज बदलवा दूंगा। दूसरे भाई विक्रांत भी आए और हंसकर बोले, 10 घबराओ मत। 3000 राजाओं और रईसों के मेहमान जब वे हमारे परिवार को देखते हैं तो उन्हें भी झुकना पड़ता है। अभी कुछ रईसों ने 10 के लिए रिश्ता भी मांगा। तीसरे भाई अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश हंसे और कहा, अब 10 की प्रतिभा और भी ज्यादा है। अगर शाही परिवार भी प्रस्ताव लेकर आए तो पिताजी को विचार करना होगा। वे सब वीर के चारों ओर जमा होकर बात कर रहे थे। वीर ने दूर से आते कुछ आकृतियों को देखा। एक आकृति उसे विशेष रूप से परेशान कर रही थी। उसने अपनी नजरें फेर लीं और आंखें बंद कर लीं, समय को तेजी से गुजारते हुए। हंसी और प्यालों की आवाजें गायब हो गईं और दृश्य बदल गया। वीर ने खुद को एक बिस्तर पर लेटा पाया। उसने उठने की कोशिश की पर उसकी बाहें कमजोर और शक्तिहीन थीं। उसके जागने का एहसास होते ही उसके पास उग रही आकृति चौंक कर उठी और बिस्तर के पास भागी। 10वें भाई, कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ बेहतर। वीर ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति के चेहरे को देखा। वह छठे भाई प्रतीक थे। वर्तमान में प्रतीक 10 वर्ष से कुछ अधिक आयु के लग रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और घबराहट स्पष्ट थी। वीर ने पूछा, छठे भाई, तुम आखिरकार जाग गए। दावत में एक दानव ने एक रईस का वेश धारण कर लिया था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। प्रतीक ने राहत की सांस ली और कमरे के बाहर तेजी से आवाज लगाई। शुक्र है, चौथे चाचा ने तुरंत कार्रवाई की और दानव को मार डाला, प्रतीक ने वीर को बताया। वीर ने राहत की सांस ली। प्रतीक ने कहा, सबसे बड़े और बाकी सब भी घायल हुए थे और ठीक हो रहे हैं। वीर ने पूछा, मुझे छोड़कर बाकी सब ठीक हैं? वे ठीक हैं, बस मामूली चोटें। तुम और नौवां भाई दानव के मुख्य लक्ष्य थे। नौवां भाई थोड़ा दूर खड़ा था, इसलिए उसकी चोटें गंभीर नहीं हैं, प्रतीक ने समझाया। यह अच्छा है, वीर ने कहा। उसके जागने की खबर फैलते ही कई लोग अंदर आ गए। छोटे 10, तुम ठीक हो? सुरेखा अंदर आई, उनके चेहरे पर तनाव और चिंता थी। वीर ने अपने अन्य भाइयों को भी देखा, लेकिन वरुण उनमें नहीं थे। उसने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी शहर के बाहर दानवों को मारने गए हैं, तुम्हारे लिए न्याय लेने, दूसरे भाई विक्रांत ने समझाया। उनके माथे पर पट्टी बंधी थी, वह घायल लग रहे थे। वीर क्षण भर के लिए चुप हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं, ठीक होने के समय को तेजी से गुजारते हुए। जब उसने आंखें खोलीं तो वीर ने खुद को एक साइड रूम में पाया। उसके सामने एक ड्राइंग बोर्ड था और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने एक ब्रश उठाया और पेंटिंग शुरू कर दी। जब वह पेंटिंग के बीच में था तो दरवाजा खुला और वीर ने लीना को दरवाजा धकेलते हुए अंदर आते देखा। लीना अब 3 साल की थी और उसने अपनी आधार स्थापना शुरू कर दी थी। वीर ने पूछा, क्या तुमने आज अपनी आधार स्थापना पूरी कर ली? लीना ने सिर हिलाया। उसने शरारती ढंग से कहा, बड़े भाई, आप रोज पेंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो क्या आप लीना को पसंद करते हैं? मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। तो आपको लीना के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। लीना पास आए और वीर के कपड़े खींचते हुए विनती भरी आंखों से कहा। वीर ने उसे छिपा छिपी खेलने का सुझाव दिया। लीना की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत मान गई और दरवाजे से बाहर भागी। वीर उसे दूर भेजकर अपनी पेंटिंग जारी रखी। जब वह पेंटिंग से थक गया तो उसने रसोई में जाने का सोचा ताकि पाक कला में अनुभव जमा कर सके। वीर ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, तभी उसे लीना दरवाजे पर खड़ी दिखी। उसका मुंह फूला हुआ था। वीर ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? बड़े भाई, आप मुझे ढूंढने नहीं आए? लीना गुस्से से भर गई। वीर ने खांसते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढने गया था। मैं बस चारों ओर गया और तुम्हें नहीं मिला। मुझे लगा कि तुम यहाँ छिपी होगी, इसलिए मैं वापस आ गया। बड़े भाई झूठे हैं, लीना ने शिकायत करते हुए कहा। मैं अभी दरवाजे के पास आंगन में फूलों की क्यारी में छिपी थी। वीर चुप हो गया। चलो, बड़े भाई तुम्हें कुछ खाने के लिए बनाना सिखाते हैं। वीर ने तुरंत विषय बदल दिया और उसे रसोई की ओर ले गया। बहुत छोटी लीना जल्दी ही इस सुझाव से जिज्ञासु हो गई। उसने उलझन में पूछा, क्या बनाना है? वहां पहुंचने पर पता चलेगा। वीर मुस्कुराया और लीना को साथ लेकर रसोई में पहुंचा। वहां मौजूद सेवकों ने वीर को देखकर तुरंत झुककर अभिवादन किया। वीर ने उनसे चूल्हा खाली करने को कहा, फिर सामग्री लेकर आया ताकि लीना भी खाना बनाने में हिस्सा ले सके। लीना ने तुरंत ही वीर की पिछली चाल को बुला दिया। उसकी छोटी छोटी हथेलियों ने सामग्री को गूंथा और धोया। उसका छोटा सा चेहरा अत्यंत गंभीर था और उसने हर धोए हुए सामान को प्लेटों पर करीने से सजाकर रख दिया। सेवक, रसोई घर के सभी सेवक हड़बड़ी में किनारे आ खड़े हुए, जैसे किसी भयंकर शत्रु का सामना कर रहे हों, इस डर से कि कहीं वीर से कोई चूक न हो जाए। वे जिज्ञासावश इस प्रसिद्ध छोटे राजकुमार को नजदीक से देख भी रहे थे। ऐसे रसोई के सेवकों को रणवीर हवेली के दीवान खानदान के तेज तर्रार बच्चों से मिलने का सौभाग्य कम ही मिलता था। जैसे ही चूल्हा जला, वीर व्यवस्थित रूप से खाना पकाने लगा। भैया, क्या अब मैं डाल दूं? नहीं, बाद में, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब डालना है। ठीक है भैया, क्या हरी प्याज आखिर में डालनी है? लीना उसके बगल में खड़ी थी। जाहिर है कि वह वीर की नंबर 1 सहायक थी। जैसे ही वीर ने अपने अनुभव अंकों को बढ़ते देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इस तरह 6 साल की उम्र में अपनी साधना शुरू करने से पहले वह और 4 या 5 कौशल अंक जमा कर पाएगा। थोड़ी ही देर में बाहर के सेवक अचानक घबराकर घुटनों के बल बैठ गए। मालिक, कृपया अपना क्रोध शांत करें। 2 भव्य रूप में सजे धजे व्यक्ति अंदर आए, जो वरुण और सुरेखा के अलावा और कोई नहीं थे। वीर को स्टूल पर खड़े होकर कड़ाही में सब्जी चलाते हुए देखकर वे दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे हवेली के सेवक से खबर सुनकर दौड़े चले आए थे। इस समय वरुण ने शहर के बाहर राक्षसों का वध समाप्त किया था। अपना कवच उतारकर रेशमी वस्त्र पहन रखे थे।
वीर को दावत में घायल हुए आधा महीना बीत चुका था। छोटे दशम, तुम ये क्या कर रहे हो? वरुण ने पूछा। ये तुम्हें किसने सिखाया और तुम ऐसी जगह क्यों हो? वरुण की त्योरियां चढ़ी देखकर वीर का दिल थोड़ा कस गया। उसने एक बहाना सोचा, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता था। लीना ने अपनी मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया। पिताजी, माँ, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। क्या आप चखना चाहेंगे? वरुण और सुरेखा कुछ देर के लिए निशब्द रह गए। खाना पकाना तो सेवकों का काम था, खुद को इतना छोटा क्यों करना? लेकिन वीर की आंखों में तनाव और लीना के चमकते चेहरे को देखकर उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके भाव नरम पड़ गए। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, वीर ने ढक्कन उठाया और कहा, पकवान तैयार है, नमक डालो। लीना की मुस्कान तुरंत रुक गई। उसका छोटा चेहरा तनाव में आ गया। उसने नमक का जार पकड़ लिया और सावधानी से कुछ दाने निकाले। काफी नहीं है। फिर उसने आधा चम्मच और निकाला। अभी भी कम है। और नमक का एक बड़ा चम्मच अचानक अंदर उड़ेल दिया गया। वीर हक्का बक्का रह गया। जल्दी से एक चम्मच से कुछ नमक बाहर निकालते हुए कहा, बस बस। उसने मन ही मन सोचा कि अगली बार ऐसे मसालों को उसे खुद ही संभालना चाहिए। फिर वह स्ट्रगलिंग करते हुए पूरा पकवान बर्तन से बाहर निकाला और बोलने को तैयार दंपति को देखकर एक शर्माई हुई हंसी के साथ कहा, क्या आप चखना चाहेंगे? वरुण ने उसकी ओर देखा और कुछ सब्जी और मांस का गुच्छा उठाकर चखा। गर्म पाकर धीरे से फूंक मारी। एक गंभीर चेहरे के साथ उसने सिर हिलाया। हम, स्वाद अच्छा है। चॉपस्टिक का उपयोग करें। सुरेखा असहाय होकर सोची कि पुरुष बहुत अभद्र होते हैं। उसने एक दासी द्वारा दी गई चॉपस्टिक ली, धीरे से एक टुकड़ा उठाया और उसे चखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन वरुण का मुस्कुराता चेहरा देखकर वह खुद को संयमित करके बस इतना ही कह पाई, तुमने बहुत मेहनत की, इतना विचारशील होना दुर्लभ है। जाओ, हाथ धो लो और हमारे साथ वापस आ जाओ। हम, इस व्यंजन को भी साथ ले आओ। मेरे बेटे का खाना मेरे स्वाद को भाता है। मेरे लिए एक छोटा कलश शराब का लाओ, मैं इसे आराम से चखना चाहता हूँ। वरुण ने निर्देश दिया। वीर थोड़ा हैरान था। उसके पास तो पाक कौशल का पहला खंड भी नहीं था और यह छोटा सा हुनर उसके पिछले जीवन में अकेले रहने के अनुभव पर आधारित था। उसने भी मांस का एक टुकड़ा उठाया और एक कौर लिया, फिर लगभग तुरंत ही थूक दिया। वास्तव में बहुत नमकीन था। वरुण ने वीर का सिकुड़ा हुआ चेहरा देखा और हंस पड़ा। अगली बार नमक कम डालना। इस मांस को बर्बाद मत करो। हमारे आम लोग सुबह से शाम तक राक्षसों के हमले का खतरा सहते हुए मेहनत से फसल उगाते हैं। हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। वीर थोड़ा अवाक रह गया और सिर हिलाया। समझ गया। जाने से पहले उसने 2 और लकड़ी के लट्ठे साथ ले लिए। तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? सुरेखा ने हैरानी से पूछा। वीर ने ईमानदारी से कहा, मैं आप सबके लिए एक छोटी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। हम, क्या तुम्हें नक्काशी करना आता है? आगे चलते हुए वरुण ने हैरान होकर पूछा। अभी नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। तुम अपना सारा ध्यान इसी पर मत लगाना। तुम्हारे दिव्य अस्थि का माप हो चुका है। तुम्हें मार्शल साधना तकनीकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाले हो। सुरेखा ने बेबसी से सलाह दी। वरुण ने हल्के से सिर हिलाया। मार्शल अभ्यास तुम्हारा मुख्य कार्य है। अगर तुम्हें ये चीजें पसंद हैं तो इनके साथ खेलना ठीक है, लेकिन इन्हें बहुत गंभीरता से मत लेना, समझे? समझ गया। ये देखकर कि उनका रवैया बहुत सख्त नहीं था और वे पूरी तरह से विरोध में नहीं थे, वीर ने मन ही मन राहत की सांस ली। आंगन में वापस आकर वीर ने सेवक रामू से एक छोटा चाकू मांगा और नक्काशी शुरू कर दी। चून की नक्काशी कला भी दर्ज की गई थी। वीर ने एक बार फिर अनुभव जमा करने की अपनी यात्रा शुरू कर दी और उसके द्वारा तराशी गई मूर्तियां अधिक से अधिक सजीव होती गईं। समय तेजी से बीतता गया। वीर को हर 2 दिन में समय के माध्यम से छलांग लगानी पड़ती थी। आखिरकार 5 साल के बच्चे का शरीर, भले ही उसने साधना न की हो और उसकी दिव्य अस्थि शुद्ध Z जितनी हो, जिससे उसका शरीर साधारण बच्चों की तुलना में बहुत मजबूत हो, फिर भी आराम के बिना मानसिक शक्ति को बनाए नहीं रख सकता था। 2 या 3 छलांगों के बाद वीर 6 साल की उम्र तक पहुंच गया। उसकी समय की छलांग के दौरान उसने शुरू में जो कौशल हासिल किए थे, जैसे नक्काशी, चित्रकला कला और इसी तरह पूर्व निर्धारित पथों के साथ अनुभव जमा कर रहे थे। आज वीर चित्रकला कला में 5वें खंड, पाक कौशल में 2रे खंड और नक्काशी कला में 3रे खंड तक पहुंच चुका था। उसके हाथ में 5 कौशल अंक भी थे। छोटे दशम, ये तुम्हारी पहली ट्रेनिंग है। इन हथियारों को देखो, तुम्हें कौन सा पसंद है? वरुण वीर को प्रशिक्षण मैदान में ले गया, जहां न केवल कई बड़े भाई मार्शल अभ्यास कर रहे थे, बल्कि अन्य आंगन से भी ली परिवार के प्रत्यक्ष और संपार्श्विक वंशज थे। वीर ने एक युवा चेहरा देखा जो कुछ हद तक हीरालाल जैसा दिखता था। एक और चेहरा भी था, सेवक काका जैसा। सेवक काका रणवीर हवेली के बड़े आंगन में नहीं रहता था, बल्कि अवैध विवाह से पैदा हुआ बेटा होने के कारण उसे वरुण ने पाला था और वह अवैध जन्म वालों के लिए बने आंगन में रहता था। वीर ने देर नहीं लगाई। उसकी नजर हथियारों की कतार पर पड़ी और उसने तुरंत तलवार को देखा जो कतार में दूसरे स्थान पर रखी थी। वीर आगे बढ़ा, तलवार उठाई और कुछ बार घुमाया। उसे यह बहुत परिचित लगा। आखिरकार उसके पास पहले से ही तलवारबाजी का पहला खंड था। तुम्हें तलवार पसंद है तो इसे आजमाओ। वरुण हल्के से मुस्कुराया और प्रशिक्षण मैदान के प्रशिक्षक को वीर को बुनियादी तलवार तकनीकों को सिखाने का संकेत दिया। प्रशिक्षक आगे बढ़ा, विनम्रता से तलवार से एक प्रदर्शन किया और फिर कहा, युवा मालिक, क्या आपको याद है जो मैंने अभी प्रदर्शित किया? मुझे देखने दें कि आप कुछ चालों को दोहरा सकते हैं या नहीं, ताकि तलवारबाजी में आपकी समझ का आकलन किया जा सके। वीर ने तुरंत हाथ उठाया और उसकी तलवार हलचल के साथ चमकी। तलवार की चालें हल्की थीं, हवा में एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह फिसल रही थीं। वीर ने अपनी प्रतिभा को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। प्रशिक्षक के अभी अभी प्रदर्शन करने के बाद ही उसने तलवारबाजी को शालीनता के साथ प्रदर्शित कर दिया। प्रशिक्षक अवाक खड़ा रहा, उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। लेकिन इससे पहले कि उसका आश्चर्य दूर होता, वीर पहले ही फिर से अभ्यास कर रहा था।
दूसरे प्रयास में उसने पूर्णता हासिल कर ली। प्रशिक्षक को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें आश्चर्य से बाहर निकलने लगी, क्योंकि उसने वीर को महज 2 प्रयासों में पूर्ण महारत हासिल करते हुए देखा। वीर ने लापरवाही से तलवार घुमाई, मूठ प्रशिक्षक को देते हुए। प्रशिक्षक क्षण भर के लिए स्तब्ध रहा, फिर तलवार ले ली। फिर वह वरुण की ओर मुड़ा, ये जानते हुए कि बिना कहे भी इस बच्चे की तलवारबाजी प्रतिभा सभी के लिए स्पष्ट हो गई होगी। ये बहुत भयानक था। वास्तव में वरुण हक्का बक्का खड़ा था। वीर के तलवार अभ्यास समाप्त करने के बाद ही वह होश में आया। उसने उत्साह से अपना पैर जमीन पर मारा और वीर की ओर भागा, चिल्लाया, छोटे दशम, क्या ये तुम्हारी तलवार से अभ्यास करने की पहली बार है? उसने वीर के कंधों को पकड़ा, उसका भाव उत्साह से भरा था। वीर ने आदमी की आंखों में कांपता हुआ उत्साह देखा, महसूस किया कि यह पल कितना वास्तविक था। मेरा बेटा एक प्रतिभाशाली है। वरुण ने उत्साह से वीर को हवा में ऊपर उठाया, उसे कई बार घुमाया और फिर नीचे रखा, और फिर प्रशिक्षक से कहा, क्या तुमने वह देखा? क्या तुमने वह देखा? प्रशिक्षक ने अपने सदमे को किनारे रखते हुए तुरंत श्रद्धा के साथ जवाब दिया, बधाई हो मेरे स्वामी। छोटे दशम की तलवारबाजी में प्रतिभा अतुलनीय है। वह एक दिन तलवार साधु बनने की आकांक्षा भी कर सकता है। तलवार साधु, वह एक तलवार देव है। वरुण ने उत्साह के साथ घोषणा की, बच्चों के रूप में तो तलवार साधु भी इतने चतुर नहीं थे, महज एक नजर देखने के बाद ही निपुणता तक अभ्यास करने में सक्षम होना। मेरे बेटे ने तुरंत पूर्णता हासिल कर ली है। प्रशिक्षक ने इस बारे में सोचा और सहमत होना पड़ा। मन ही मन एक बार फिर प्रशंसा के गीत गाए। तलवारबाजी के लिए ऐसी प्रतिभा मेरे बेटे के उपहारों के साथ संयुक्त, हाहा, 10 साल के समय में उसका नाम निश्चित रूप से दुनिया को हिला देगा। वरुण जोर से हंसा, उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। दूर से देख रहे ली परिवार के प्रत्यक्ष और अवैध वंशज बोलने के लिए भी बहुत सदमे में थे। वरुण की साहसिक हंसी को उन्होंने कोई अतिशयोक्ति नहीं माना, क्योंकि उस बच्चे का प्रदर्शन वास्तव में डरावना था। नवम भाई, हरित कमल आंगन से 9 बेटे उसे घेर रहे थे, हैरान और उत्साहित। वरुण मुस्कुराया और कहा, आज से छोटा दशम यही साधना करेगा। उसका अच्छे से ध्यान रखना। बाकी सब ने सिर हिलाया, तुरंत वीर की जांच करने लगे, जैसे जो खोज रहे हों, उसे यहाँ और वहां छू रहे थे। वीर को इन निष्क्रिय पलों में कुछ असहाय महसूस हुआ, जो उसके लिए महज समय था जिसे वह छोड़ना चाहता था। उसे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। वरुण ने प्रशिक्षक को कुछ और शब्द निर्देशित किए और फिर अपने सैन्य कर्तव्यों को संभालने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद वीर ने एक बार फिर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण का पालन करना शुरू कर दिया। हालांकि यह महसूस करने पर कि प्रशिक्षक की शिक्षाएं काफी बुनियादी थीं, वीर ने उस अवधि को छोड़ने का फैसला किया। यहाँ अभ्यास में अनमोल जागने के घंटे बिताना व्यर्थ था, जब वह इसके बजाय कलात्मक अनुभव कमा सकता था। प्रशिक्षण मैदान में आना केवल उस शक्ति के लिए एक बहाना था जिसे वह बाद में प्रकट करेगा। समय बीतता गया। 6 साल की उम्र में मार्शल अभ्यास शुरू करने के बाद वीर ने वास्तव में अलग दिखना शुरू कर दिया, अपनी साधना के मार्ग पर चल पड़ा। उसने शुरू में जो सभी साधना तकनीकें एकत्र की थीं, वे अब उसकी पहुंच में थीं। शरीर शोधन कौशल का कई बार अभ्यास किया गया। उसकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि हुई, उसका साधना स्तर शक्ति प्रवाह क्षेत्र के 10वें स्तर तक छलांग लगा गया और फिर सफलता प्राप्त करते हुए चक्र आकाश क्षेत्र की पूर्णता हासिल कर ली। केवल अपने मांस की शक्ति के साथ वह चक्र आकाश क्षेत्र की चरम सीमा तक साधना करने में कामयाब रहा। एक ही बांह की शक्ति भी 3 लाख जिन से अधिक थी। वीर जानता था कि यह उसकी सीमा नहीं है। उसने 1 और 2 कौशल अंक का निवेश किया, शारीरिक देह मार्ग को चौथे से छठे खंड तक बढ़ाया। विभिन्न शरीर शोधन तकनीकों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद गुणवत्ता और रैंकिंग दोनों में बदलाव और उन्नयन हुए। इसके अलावा साधना क्षेत्र से प्राप्त अंतर्दृष्टि और कई तकनीकों से प्रेरित होकर उसने कई शक्तिशाली नए तरीकों को प्राप्त किया। इनका अभ्यास करने पर वीर की शारीरिक शक्ति में एक बार फिर वृद्धि हुई, आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र की बाधा को तोड़ते हुए। उसका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से जुड़ा, सच्ची आत्मा को परिष्कृत किया, भीतरी ऊर्जा और इच्छा शक्ति को बाहर की ओर प्रक्षेपित करने वाली दिव्य ब्लेड की तरह चलाने में सक्षम। उसकी आंखें ठंडी, चुभने वाली बिजली की तरह चमकी। उसकी चेतना की तीव्रता तेजी से बढ़ी, जिससे वह 1 महीने तक बिना सोए भी जोरदार बना रहा। इस बिंदु पर उसकी शक्ति 9 लाख जिन से अधिक तक पहुंच गई थी, जो शक्ति प्रवाह क्षेत्र की 10 लाख जिन की सीमा के करीब थी और जल्द ही दिव्य शक्ति की दहलीज को छूने वाली थी। दुर्भाग्य से वर्षा श्रावण मीनार में शरीर शोधन तकनीकों की संख्या कम थी, जिसमें राक्षस जातियों के भयंकर शरीर शोधन कौशल की कमी थी। ऐसी तकनीकें जो राक्षसों के लिए उपयुक्त थीं, आदिम और क्रूर थीं, जिससे शारीरिक शक्ति में काफी वृद्धि होती थी। बाकी बचे 3 कौशल अंकों के साथ वीर ने उन सभी को नियंत्रण मार्ग में समर्पित कर दिया। इस बार वीर ने शारीरिक देह मार्ग और नियंत्रण मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई, तलवारबाजी और गति तकनीक को माध्यमिक प्राथमिकताओं के रूप में रखते हुए, और अगर उसके पास कोई कौशल अंक बचा होता तो वह उन्हें मुष्टि तकनीक में आवंटित करता। मुष्टि तकनीक से भुजाओं की शक्ति में काफी वृद्धि होती थी और शक्तिशाली भुजाएं तलवारबाजी और हमले की शक्ति दोनों को लाभ पहुंचाती थीं। हालांकि कौशल अंकों की कमी के कारण इन्हें बाद में ही प्रशिक्षित किया जा सकता था। वीर वर्षा श्रावण मीनार में विभिन्न नाड़ी खोलने के कौशल और ऊर्जा परिसंचरण कौशल को इकट्ठा करने आया। इस बीच उसने ये देखने के लिए ली जियाउरान इमारत के प्रबंधक को खोजने का अवसर लिया कि क्या उसके पास कोई राक्षस साधना तकनीकें हैं। हालांकि ली जियाउरान इमारत के प्रबंधक को समझ नहीं आया कि वीर क्या कर रहा था। ये देखकर कि 6 साल की उम्र में वीर पहले से ही उसके सामने चक्र आकाश क्षेत्र की आभा प्रदर्शित कर रहा था, वह कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया। यह एक पुनः साधना थी, लेकिन उसकी पिछली अंतर्दृष्टि सील कर दी गई थी। वह केवल अपने कदमों को पीछे नहीं हटा रहा था, ये पहले की तरह ही नए सिरे से साधना करने जैसा था। अंतर केवल इतना था कि उसकी सोच अब अधिक परिपक्व थी और उसे मार्शल आर्ट्स की गहरी समझ थी, जिससे वह एक अधिक तर्कसंगत साधना योजना बना सका।
तुमने इतनी तेजी से साधना कैसे की? वह पूछे बिना नहीं रह सका। वीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद मेरे पास अच्छी प्रतिभा है। लिजियाओरान इमारत के प्रबंधक नी शब्द रह गया। वीर ने अपनी प्रतिभा के बारे में भी सुना था, एक उत्कृष्ट कद, एक पौराणिक स्तर की प्रतिभा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना अतिरंजित था। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में हमारे लिए परिवार की आशा हो। लिजियाओरान इमारत के प्रबंधक ने आह भरकर धीरे से कहा। वीर उसके अचानक बयान से थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिलाया। लिजियाओरान इमारत के प्रबंधक छठी मंजिल पर सीलबंद शेल्फ पर गया और निचली परत को खोजा। उसने 3 राक्षस साधना तकनीकें निकाली और वीर को सौंप दी। ये सभी राक्षसी तकनीकें हैं जिन्हें हम साधना नहीं कर सकते। हमारी शारीरिक संरचनाएं अलग हैं और हमारी नसें भी। मार्शल आर्ट्स के संदर्भ के रूप में उनका उपयोग करने और राक्षसों को समझने के अलावा उनका थोड़ा महत्व है। वीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और किताबों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना शुरू कर दिया। जल्द ही तीनों तकनीकें पैनल में दर्ज हो गईं और शारीरिक देह मार्ग के परिवर्तन के माध्यम से उन्हें मानव जाति के साधना करने के लिए उपयुक्त तकनीकों में बदल दिया गया। धन्यवाद। वीर ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया और फिर तकनीकों को लिजियाओरान इमारत के प्रबंधक को वापस कर दिया। ये देखकर कि वीर वास्तव में सिर्फ देख रहा था, लिजियाओरान इमारत के प्रबंधक ने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार वीर पहले ही मोह नदी के बाहर त्रय अमर लोक तक पहुंच चुका था, इसलिए इन तकनीकों को जल्दी देखने से उसे मदद मिल सकती थी जब वह भविष्य में यहाँ स्वर्गिक मानव लोक को समझने की कोशिश करेगा। वीर ने लिजियाओरान इमारत के प्रबंधक से विदा ली और फिर अपनी साधना के साथ जारी रहा। 3 राक्षसी तकनीकों ने उसके भौतिक शरीर को सुनहरे शरीर की तरह परिष्कृत करने की अनुमति दी, जिससे उसे अकल्पनीय असीम शक्ति मिली। वीर ने वह शतरंज मैनुअल ढूंढा जिसका उपयोग उसने पहले वर्षा श्रावण मीनार में किया था। अत्यधिक सदमे से बचने के लिए इसे सहस्र कल्पना शतरंज मैनुअल से ढक दिया। हालांकि उसकी प्रतिभा पहले ही पौराणिक के रूप में प्रकट हो चुकी थी और उसकी साधना की गति सामान्य कल्पना से परे थी, वह इसे बहुत अधिक पार नहीं कर सकता था। केवल 6 साल की उम्र में अगर वह सीधे 10 लाख जिन की दिव्य शक्ति को उजागर करता तो वह बस राक्षसी होता। ये चौंकाने वाला नहीं था, ये भयानक था। 7 साल की उम्र। वीर के साधना के मार्ग पर चलने के बाद 1 साल बीत चुका था, जिसे उसने वास्तव में तेज कर दिया था और छोड़ दिया था। केवल लगभग 10 दिन ही गुजारे थे। मार्शल आर्ट्स क्षेत्र में भीड़ जमा थी। आज क्षेत्र का स्पर्धा सम्मेलन था जहां प्रत्येक शिष्य की साधना की प्रगति का परीक्षण किया गया था। धमाका। एक 9 साल के बच्चे ने ऊर्जा बल का विस्फोट किया, एक भला घुमाया और एक ही झटके में एक और मजबूत दिखने वाले युवक को हवा में उछाल दिया। वह युवक कम से कम 13 या 14 का था, लेकिन इस 9 साल के बच्चे के सामने वह बुरी तरह हार गया। बहुत अच्छा, शाबाश। वरुण भी देखने के लिए यहाँ आया था। सुरेखा उसके बगल में थी और उनके बीच फल और पेस्ट्री की एक थाली रखी थी। वरुण ने जोर से ताली बजाई और जयकार की, बिना किसी शर्म के अपना पक्षपात दिखाया। मंच पर महज 9 साल के नवम भाई, जिसके चेहरे पर पहले से ही वीरता की भावना उभर रही थी, ने अपने पिता की चीख सुनी, उधर देखा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आई और फिर उसने फिर से आवाज लगाई, वीर, आओ और मुझसे लड़ो। एक लड़ाई ही सही। एक युवक मंच से नीचे उतरा। उसकी उम्र अभी अभी पराजित हुए युवक के समान थी, लेकिन वह लंबा और सीधा था, एक युद्ध कृपाण पकड़े हुए था। जैसे ही मंच के नीचे प्रशिक्षक ने आदेश दिया, दोनों भयंकर मुकाबले में उलझ गए। वरुण ने चाव से देखा, हंसी के साथ टिप्पणी करते हुए, नवम वास्तव में असाधारण है। केवल 9 साल की उम्र में चक्र आकाश क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गया है और इसके अलावा उसने यिन और यांग दोहरी नाड़ी विकसित की है। उसकी यांग नाड़ी जन्मजात है और उसने खुद रहस्यमय नाड़ी खोली है। उसकी प्रतिभा वास्तव में दुर्लभ है। सुरेखा ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। प्रशिक्षकों का कहना है कि वह जो कुछ भी सिखाया जाता है तुरंत समझ लेता है और एक ही बार में बुनियादी बातें ग्रास्प कर सकता है। वरुण हंसा, खाने के लिए एक पेस्ट्री उठाई और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सुरेखा के पाक कौशल बेहतर होते जा रहे हैं। सुरेखा भी पेस्ट्री चख रही थी और यह सुनकर वह सीढ़ियों पर बैठे एक बच्चे की ओर देखने लगी, थोड़ी बेबसी के साथ कहा, यह बच्चा, हालांकि उसकी प्रतिभा अद्वितीय है, उसने अन्य क्षेत्रों में भी काफी ऊर्जा लगाई है। वरुण ने हंसी के साथ कहा, इसमें क्या बुराई है? छोटे दशम के मार्शल आर्ट्स पीछे नहीं छूटे हैं। मैंने सुना है कि वह हर दिन मार्शल आर्ट्स क्षेत्र में प्रशिक्षण लेता है, पहली नजर में प्रशिक्षकों की शिक्षाओं में महारत हासिल कर लेता है। एक सच्चा प्रतिभाशाली पीटे हुए रास्ते का पालन नहीं करता। हमें बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुरेखा ने आह भरी, बस मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। तुम एक भारी बोझ उठाते हो। नागदर्रा मार्ग के बाहर राक्षस हमें लालच से देख रहे हैं। अगर ये बच्चे जल्दी बड़े हो सकें तो वे कुछ भार साझा कर सकते हैं। उन राक्षसों से निपटना एक पिता के रूप में मेरा काम है। मैं बच्चों पर जिम्मेदारी कैसे डाल सकता हूँ? वरुण ने इशारा किया और उसका भाव थोड़ा गंभीर हो गया। राक्षसों के बार बार आक्रमण के साथ, एक बार जब मैं अपनी साधना में सफल हो जाऊंगा तो मैं अपनी पीढ़ी के भीतर इस लड़ाई को हल करने की कोशिश करूंगा। बच्चों का भविष्य और जिन राक्षसों का उन्हें सामना करना है वे उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ नहीं होने चाहिए। सुरेखा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। वरुण ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया और मुस्कुराया, बच्चे अभी भी यहाँ हैं, चलो कुछ पेस्ट्री खाते हैं। सुरेखा की बस अब खाने की इच्छा नहीं थी। इस समय मंच से एक टकराव की आवाज आई, जहां लड़ाई का विजेता पहले ही निर्धारित हो चुका था। केवल 9 साल का नवम भाई विजयी रहा, लेकिन उसकी जीत आसान नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर पर कई भूरे रंग के पैरों के निशान थे, जिससे वह कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसका रक्त और ऊर्जा अव्यवस्थित थे। उसे लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी हवा में उछाल दिया गया था, ताजा रक्त उगल रहा था। बहुत अच्छा। ये देखकर वरुण ने एक बार फिर जोर से जयकार की।
ली परिवार के अन्य शिष्य इस दृश्य से स्तब्ध थे, यह महसूस करते हुए कि ली परिवार का प्रत्येक सीधा वंशज पिछले से अधिक राक्षसी था, प्रत्येक समान उम्र के अपने सौतेले भाई बहनों को आसानी से हराने में सक्षम था। नवम भाई, शाबाश। बाकी 8 भाई बहनों ने नवम भाई के लिए जयकार की और चिल्लाए। नवम भाई, प्रभावशाली। मैदान के किनारे वीर के बगल में बैठी लीना, जो पहले से ही 4 साल की थी, भी अपनी नाजुक छोटी मुट्ठियों को हिला रही थी। उसकी आवाज बच्चों जैसी और स्पष्ट थी क्योंकि वह नवम भाई के लिए जयकार कर रही थी। नवम भाई मंच से नहीं गया, बल्कि दर्शकों के चारों ओर देखा और नीचे वीर को देखकर मुस्कुराया और कहा, छोटे दशम, अब तुम्हारी बारी है मंच पर जाने की। ये सुनकर वीर ने विनम्र होने या अपने कौशल को छिपाने का इरादा नहीं किया। उसने इस लड़ाई में अपनी साधना का थोड़ा और खुलासा करने की योजना बनाई, क्योंकि बाद में बहुत अधिक प्रकट करना बहुत आश्चर्यजनक होगा। उसने आखिरी मूंगफली अपने मुंह में डाली, फिर अपने हाथों को झाड़ा और खड़ा हो गया, कहा, मैं आ रहा हूं। जैसे ही उसने बोला, उसने हल्के से कदम बढ़ाया और उसका शरीर सहजता से मंच पर उछल गया। वीर के उछलते हुए आकृति को देखकर कई लोग चकित थे, क्योंकि उसका कौशल स्पष्ट रूप से असाधारण था। वरुण पहले हैरान हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा। देखो, छोटे दशम की साधना कम से कम शक्ति प्रवाह क्षेत्र की पूर्णता पर होनी चाहिए। ये देखकर सुरेखा ने भी राहत की सांस ली और कहा, ऐसा लगता है कि हालांकि वह आमतौर पर खेलता है, उसने अपनी साधना की उपेक्षा नहीं की है। इसके अलावा केवल 1 साल अभ्यास करने के बाद उसकी प्रगति नवम भाई से थोड़ी अधिक मजबूत है। छोटा दशम एक साधु परिवर्तन हस्ती है, यहाँ तक कि आकस्मिक साधना भी उसे आसानी से दूसरों को पार करने की अनुमति देती है, वरुण ने हल्की हंसी के साथ कहा। इस समय वीर पहले ही मंच पर उतर चुका था। नवम भाई वीर को देखकर चमकती आंखों के साथ कहा, छोटे दशम, लगता है तुम्हारी साधना खराब नहीं है। ये ठीक ठाक है, वीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं थोड़ा हाथ खींचकर खेलूंगा, नवम भाई ने कहा और फिर अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, अपनी ऊर्जा को सुचारू बनाया। नवम भाई, बस पूरी ताकत से आओ, मैं संभाल सकता हूँ, वीर ने कहा। चूंकि उसने थोड़ा और प्रकट करने का इरादा किया था, इसलिए उसके शब्द काफी सीधे थे। वीर के शब्दों को सुनकर नवम भाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तो चलो कोशिश करते हैं। इतना कहकर उसने अपने भाले की नोक पर किक मारी और फिर उसे एक ड्रैगन की तरह शक्ति के साथ वीर की ओर चलाया। वीर स्थिर खड़ा रहा, अविचलित और न बचते हुए। जैसे ही भाला लगने वाला था, नवम भाई का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने भाले की नोक को मोड़कर उसे रिडायरेक्ट किया, वीर को घायल करने की चिंता करते हुए। लेकिन वीर ने बस अपना हाथ उठाया और भाले के सिरे को पकड़ लिया, फिर अपनी बांह को हिलाया, एक चौंकाने वाला बल शाफ्ट के माध्यम से भेजा, जिसने नवम भाई की हथेली पर जबरदस्त दबाव डाला। इसके बावजूद उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक बल ने उसके हाथ को फाड़ नहीं दिया और उसे अपनी पकड़ छोड़नी पड़ी। वीर ने अपनी कलाई को झटका दिया, भाले के निचले हिस्से को एक कर्मचारी की तरह नवम भाई के मध्य भाग पर मारने के लिए भेजा। उसने अपनी ताकत को थोड़ा नियंत्रित किया, उसे कई कदमों तक घसीटते हुए उसके पैरों को जमीन से उठा दिया। नवम भाई लड़खड़ाकर पीछे हटा, उसका रक्त और ऊर्जा मंथन कर रही थी, क्योंकि वह खुद को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आश्चर्य से वीर को घूर रहा था। वीर ने अखाड़े में चमकते हुए प्रतिभाशाली को देखा। अपनी भूमिका को किनारे रखते हुए दूसरा ली परिवार ने सैकड़ों वर्षों में जैसा नहीं देखा था, उससे विपरीत एक राक्षसी प्रतिभा था। छोटे दशम, तुम्हारी शक्ति। नवम भाई अभी भी होश में आ रहा था। नवम भाई, तुम आसान रहे। वीर ने अपनी उंगली को झटका दिया, भाले को उसे लौटा दिया। नवम भाई ने उसे पकड़ा, उसकी नजर कांप रही थी। अपनी साधना के समय में वह हमेशा अपने समकालीनों से बेहतर था, लेकिन आज पहली बार था जब वह एक सहकर्मी से हार गया था, और वह भी 2 साल छोटा। इतना शक्तिशाली बल। वरुण नीचे से देखते हुए सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। ये चाल जिसने खूबसूरती से जीत हासिल की सहज लग रही थी, लेकिन यह वास्तव में बहुत मजबूत बल और नियंत्रित चालाकी का एक संयोजन था, जिसने नवम भाई को आसानी से हरा दिया। ये बच्चा, क्या वह भी चक्र आकाश क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गया होगा? सुरेखा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। केवल 1 साल अभ्यास करने के बाद क्या वह पौराणिक कद इतना भयानक हो सकता है? वीर की आंखें अधिक अनुभवी थीं, उनकी पैनी और तेजस्वी दृष्टि ने वीर में एक सहजता देखी, मानो भारी वजन उठाना भी हल्का हो, जो केवल ज्योतियान लोक के व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इससे भी ज्यादा, सुरेखा अवाक रह गई, मंच पर वीर को अविश्वसनीयता से देख रही थी। वह बच्चा केवल 7 साल का था। उस क्षण वीर ने आसानी से तेजस्वी विपुल को हरा दिया, एक ऐसी ताक दिखाई जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को शांत कर दिया। सबसे बड़े, सिमरन और अन्य अपने छोटे भाई को देखकर स्तब्ध थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी भयानक शक्ति होगी, यह मानते हुए कि विपुल पहले से ही काफी जबरदस्त था। कौन जान सकता था कि 10वीं संतान की साधना के मार्ग पर उठने की गति 9वीं से भी अधिक अतिरंजित थी। केवल 1 साल की साधना, और वह हमारे 3 या 4 साल के बराबर है। यहाँ तक कि 9वीं संतान भी पीछे छूट गई। ये बहुत ही बेतुका है। सब चकित थे, लेकिन वे सब जानते थे कि जब वीर स्थापना और रक्त गलन पर था, तो उसने पहले ही असाधारण प्रतिभा दिखाई थी, और उसके हड्डी माप का परिणाम एक किंवदंती था। इसलिए अब वे चकित थे, लेकिन जल्द ही शांत हो गए। दिलचस्प, मुझे कोशिश करने दो, वरुण ने कहा और मंच पर कूद गया। लापरवाही से एक युद्ध खड्ग निकाला और वीर को संबोधित किया, 10वीं, चलो एक कोशिश करते हैं। वीर ने हल्का सा माथा सिकोड़ा, लेकिन मना नहीं किया। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। कृपया। वरुण विपुल से 3 साल बड़ा था, इस समय लगभग 12 का लग रहा था, लगभग एक किशोर, और उसकी साधना का स्तर पहले ही आत्मा उत्तराधिकार लोक के शिखर पर पहुंच चुका था, असाधारण प्रतिभा के साथ। मैं हाथ हल्का रखूंगा, वरुण ने हल्का सा गुर्राया। वीर के प्रति वह हमेशा अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस करता था, अपने अन्य भाइयों के साथ महसूस होने वाली भावना से अलग। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि 10वीं संतान उसके साथ अन्य भाइयों की तुलना में अलग व्यवहार करता है, कुछ ठंडा। फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी 10वीं संतान को कब ठेस पहुंचाई थी।
वीर शांत रहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। वरुण ने और शब्द बर्बाद नहीं किए, अचानक आगे झपटा, उसकी आत्मा का पहलू उसमें उमड़ पड़ा, उसकी खड्ग रोशनी गरज की तरह फूटी, चारों ओर फैल गई। वीर की मुद्रा वही थी जो पहले विपुल के साथ द्वंद्व के समय थी, बिना डोले या टले स्थिर खड़ा रहा। केवल जब खड्ग की धार पास आई तो उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, 2 उंगलियों से उसने ब्लेड को रोक दिया, गतिहीन। वरुण दंग रह गया और वीर को देखकर स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। वीर, हालांकि, अपनी उंगलियों को मरोड़ा, एक धक्के के साथ खड्ग को झटका दिया, धार कांपकर दूर उछल गई, हाथ से निकल गई। जबरदस्त बल के प्रभाव से वरुण की कलाई हिल गई, जिससे वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसका चेहरा वीर को देखकर आश्चर्यचकित था। ये बच्चा, सिमरन की आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। वीर ने 7वीं संतान को हराने में कामयाबी हासिल की थी, जिसने उसे चौंका दिया, लेकिन जिसने उसे गुप्त रूप से प्रसन्न किया वह ये था कि वीर इतनी सहजता से जीता, ये साबित करते हुए कि वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयंकर था। ये कैसे हो सकता है? वरुण कुछ हद तक भौचक्का होकर अपनी गिरी हुई युद्ध खड्ग को देखकर होश में आया। उसने 6 साल तक साधना की थी, केवल वीर के 1 साल की साधना से हारने के लिए। यह माना जाता था कि विपुल की प्रतिभा एक भयंकर बाघ की तरह उनका पीछा कर रही थी, लेकिन अब ये 10वीं संतान और भी ज्यादा उग्रता से पीछा कर रहा था। केवल 1 साल में पकड़ लिया और उनसे आगे भी निकल गया। 10वीं संतान की शक्ति इतनी मजबूत है, वह शायद दिव्य यात्रा लोक के करीब भी हो। अभी 7वीं संतान ने उसे कम आंका, पूरी ताकत से जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन 10वीं संतान का प्रदर्शन बहुत अद्भुत था। 1 साल में ऐसी निपुणता तक पहुंचना, अगर यह बात बाहर निकली तो कौन विश्वास करेगा? ली परिवार के अन्य पुत्र चकित थे। सिमरन और फेनिल एक साथ खड़े थे, धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे, उनके भाव गंभीर थे, वीर द्वारा पीछा किए जाने की एक तात्कालिकता महसूस कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ वर्षों में ये बच्चा उनसे आगे निकल जाए। इतना प्रभावशाली। अन्य अवैध वंशज भी हिल गए थे, मंच पर 7 साल के लड़के को देख रहे थे। उसकी उम्र में वह आमतौर पर युद्ध क्षेत्र में सबसे कम उल्लेखनीय होता, फिर भी इस समय वह सबसे अधिक चकाचौंध करने वाला था, मानो मंच पर खड़ा हो, दुनिया के लिए अजेय। अब मेरी बारी है। तुरंत एक आकृति नीचे से मंच पर कूदी, एक अवैध युवक। उसकी आंखें तेज थीं, वह वीर को घूर रहा था, अपने दिल में संदेह कर रहा था कि सिमरन के सच्चे जन्म के बेटे इस युवा स्वामी की स्थिति को जानबूझकर ऊंचा उठाने के लिए एक नाटक कर रहे थे। अन्यथा केवल 1 साल की साधना के साथ ऐसा अतिशयोक्ति कैसे संभव हो सकती थी? कृपया, वीर ने किसी भी चुनौती देने वाले को मना नहीं किया। उसका इरादा केवल आत्मा उत्तराधिकार लोक की शक्ति दिखाने का था, क्योंकि 1 साल में उस लोक तक पहुंचना उनके सहन करने की सीमा होनी चाहिए। लेकिन छठे चरण के शारीरिक मार्ग के साथ आत्मा उत्तराधिकार लोक की शक्ति भी उसके अत्यधिक नियंत्रण में थी, इन लोगों से कहीं ज्यादा, इतनी की दिव्य यात्रा लोक को भी संभाला जा सकता था। 14 साल का युवक भी आत्मा उत्तराधिकार लोक के शिखर पर था और उसने कोई रोक टोक नहीं की, अपनी तलवार निकाली और बिना किसी शिष्टाचार के वीर पर वार किया। धड़ाम! वीर ने लापरवाही से अपने हाथ से ब्लेड पकड़ लिया और फिर अपनी कलाई के एक झटके से उसने युवक को पीछे धकेल दिया। युवक के चेहरे पर पूर्ण झटका था, लेकिन वह मंच से नहीं हटा, इसके बजाय उसने अचानक अपनी आत्मा के पहलू को सक्रिय किया। उसके पीछे एक प्रेत उभरा, उसकी नजर भयानक थी, एक शक्तिशाली दमनकारी बल के साथ वीर को घूर रहा था। यह आत्मा उत्तराधिकार लोक का आतंक था, लेकिन वीर उदासीन दिखाई दिया, मानो उसने कुछ नहीं देखा हो। युवक की आत्मा उसके शरीर में समा गई, उसकी ताकत हिंसक रूप से बढ़ गई और वह दहाड़ा जैसे उसने फिर से अपनी तलवार घुमाई। वीर हल्का सा पीछे हटा, भारी वार से बचते हुए, फिर एक साधारण धक्का दिया जिसने बल को एक नर्म जोर में बदल दिया। उसने उसे हमलावर की छाती पर रखा। एक धड़ाम के साथ उसने व्यक्ति और तलवार दोनों को मंच से दर्जनों मीटर दूर धकेल दिया। युवक धड़ाम से गिरा, अजीब तरह से ऊपर उठा और जब उसने वीर को देखा तो उसका चेहरा सदमे से भरा था, साथ ही थोड़ी शर्म भी थी। अपनी पूरी ताकत पर भी वह वीर द्वारा हार गया था, जिसने केवल 1 साल की साधना की थी। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था जब वह मंच से गिरा था कि वीर की हथेली, जो शक्तिशाली लग रही थी, वास्तव में उस पर पंख की तरह हल्की थी। ये दर्शाता है कि वीर ने वास्तव में उस पर पूरी ताकत से वार नहीं किया था। युवक की भावनाएं मिश्रित थीं, क्योंकि उसने एक मुट्ठी की सलामी के साथ वीर को स्वीकार किया और अधिक कुछ नहीं कहा। उसने पूर्ण विश्वास के साथ हार मान ली। ये देखकर सिमरन हंसे बिना नहीं रह सका, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। उस हथेली के वार में उसने ताकतवर की दया देखी। अन्याय से भरी दुनिया में ताकतवर धारा के विपरीत तैरते हैं, लेकिन एक बार जब वे शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उनमें से अधिकांश अपना प्रारंभिक संकल्प भूल जाते हैं, उनके दिल ठंडे और सुन्न हो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, आप बचपन में ही किसी का भविष्य देख सकते हैं, और वीर किसी के मार्गदर्शन के बिना अभी भी ताकतवर की दया रखता था। यह उसका सच्चा स्वभाव था। जितना उसने देखा उतना ही वह संतुष्ट महसूस किया और उसका मिजाज बेहद सुखद हो गया। अद्भुत, अद्भुत! सिमरन और अन्य भी वीर के लिए खुश थे, उनके चेहरों पर मुस्कान दिखा रहे थे। अन्य अवैध बच्चों के उनके हंसमुख आदान प्रदान को देखकर उनके भाव थोड़े बदल गए, सदमा, क्रोध और आक्रोश महसूस कर रहे थे, लेकिन सबसे ऊपर ईर्ष्या। एक के बाद एक लोग मंच पर चढ़े, इस सीधे उत्तराधिकारी के सम्मान को कम करने की चाहत में, लेकिन सभी को वीर ने आसानी से हरा दिया। इतना मजबूत, 7 साल की उम्र में अपने सभी साथियों को हराना, आत्मा उत्तराधिकार लोक में पराजय। क्या ये सीधी वंशावली है? एक पौराणिक हस्ती। प्रशिक्षण मैदान में हर कोई चकित था और उन्होंने बच्चे की आकृति को गहराई से याद किया। वीर को लगा कि उसने पर्याप्त प्रदर्शन कर दिया है और फिर मुड़कर मंच से कूद गया। भाई कमाल है, लीना, उसे कहाँ मिला? नहीं पता। उसने वीर को एक छोटा लाल फूल दिया, भाई के लिए। वीर मुस्कुराया और छोटा लाल फूल उसके बालों में लगा दिया। इसे खुद खेलने के लिए रखो। फिर उसने सिमरन और उसकी पत्नी को देखा, ये देखकर कि दोनों उसे संतुष्ट और सुखद रूप से आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ देख रहे थे, जिससे उसे कुछ हद तक आरामदायक महसूस हुआ।
वह मुस्कुराया, फिर सीढ़ियों पर बैठ गया, थोड़ी देर सोचा और त्वरण जारी रखा। वीर की प्रगति मोह नदी में अत्यंत तेजी से थी। वह जागते हुए कलात्मक कौशल पर विचार करता था, अधिकांश दैनिक जीवन को छोड़ देता था, केवल महत्वपूर्ण मोड़ पर कभी कभी रुकता था। 7 साल की उम्र में अपनी असाधारण क्षमताओं को प्रकट करने के बाद वीर की प्रतिष्ठा रणवीर हवेली में पहले ही फैल चुकी थी। जब भी हरित कमल आंगन का उल्लेख होता था तो चर्चा अनिवार्य रूप से हवेली के सबसे छोटे स्वामी वीर की ओर मुड़ जाती थी। लोग सबसे ज्यादा जिस बारे में बात करते थे वह यह था कि यह युवा स्वामी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के अलावा अपने दैनिक जीवन में कई अजीबोगरीब शौक रखता था। कुछ ने उसे अक्सर रसोई में गोता लगाते देखा, रसोइयों के साथ काम करते हुए व्यंजन बनाना सीखते हुए, और अन्य ने उसे आंगन में वीणा बजाते और चित्रकारी करते देखा। एक कुलीन वंशज की तरह लग रहा था, काफी खास। वह रहस्य के एक प्रभामंडल में घिरा हुआ लग रहा था जो दूसरों की जिज्ञासा को अप्रतिरोध्य रूप से उत्तेजित करता था। इस बार आत्मा उत्तराधिकार के लिए वीर ने फिर से स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक तरीका चुना। उसके शरीर की मांसपेशियां दिव्य लोहे की तरह मजबूत थीं, और जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी के आत्मा उत्तराधिकार की शक्ति का संचार किया तो ये पहले से कहीं ज्यादा आसान था। जब सिमरन ने वीर को आत्मा उत्तराधिकार के लिए पैतृक मंदिर ले जाने की योजना बनाई और पता चला कि वीर पहले ही यह कर चुका था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक तरीका चुना था, तो वह स्तब्ध और अत्यधिक प्रसन्न था। वह जानता था कि ली परिवार के प्राचीन मार्शल आर्ट रिकॉर्ड के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक आत्मा उत्तराधिकार का क्या मतलब था। यह एक प्राचीन साधु के बराबर प्रतिभा को इंगित करता था। बहुत अच्छा, मेरे बेटे होने के लायक। तुम हमारे पूर्वजों से आगे निकल जाओगे। सिमरन वीर के प्रति अत्यंत स्नेही था। वीर ने उत्कीर्णन कला के माध्यम से उकेरी गई 2 छोटी मूर्तियों को अपने पिता को सौंप दिया, एक पुरुष एक महिला। जब सिमरन ने उन्हें देखा, इतने जीवंत, तो वह परेशान होने के बजाय हंस पड़ा। तुमने इस पर भी ध्यान दिया है। उत्कीर्णन काफी अच्छा है, मेरा बेटा चतुर है। तुमने इसमें बहुत सोचा होगा, है ना? जब सुरेखा को यह उपहार मिला तो वह भी खुश हुई, लेकिन फिर उसने चिंतित चेहरे के साथ कहा, तुम्हारे माता पिता जानते हैं कि तुम आज्ञाकारी हो, लेकिन तुम्हें मार्शल आर्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इन हितों को अपना ज्यादा समय नहीं लेने देना चाहिए। वीर ने सिर हिलाया। सिमरन ने अपना हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए, ठीक है 11वीं संतान की विचारशीलता, ऐसी निराश करने वाली बातें न करें। सुरेखा ने इस पर विचार किया और सहमत हुई। उकेरी गई मूर्तियों को सहलाते हुए उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। सामंजस्यपूर्ण माहौल देखकर वीर ने अवसर को जब्त कर लिया और कहा, पिताजी, क्या मैं अपनी हवेली में कैद दानवराज को देख सकता हूँ? मैं एक दानवराज को उकेरना चाहता हूँ। दानवराज को उकेरना? सिमरन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये पूछते हुए, क्या तुम्हें उत्कीर्णन में इतना मजा आता है? विशेष रूप से नहीं, मैं बस ईमानदारी से दानवराज को देखना चाहता हूँ, वीर ने एक छिपी हुई मंशा के साथ कहा। कुछ सोच विचार के बाद सिमरन ने कहा, यह असंभव नहीं है, लेकिन तुम अभी पर्याप्त मजबूत नहीं हो। कम से कम 15 कोस क्षेत्र तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करो, फिर मैं तुम्हें उसे देखने दे सकता हूं। अन्यथा दानवराज की एक नजर भी तुम सहन नहीं कर पाओगे। यह एक सौदा है, वीर ने अनियंत्रित खुशी के साथ कहा। दानवराज के साथ वह अपनी उत्कीर्णन कला और चित्रकला कला दोनों को तेजी से सुधारने में सक्षम होगा। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? सिमरन ने कहा, दिल खोलकर हंसते हुए। समय उड़ गया। 8 साल की उम्र में वीर का दिल और आत्मा पाक कला में डूबा हुआ था। उसने नियंत्रण मार्ग में तीसरी बाधा को तोड़ दिया और कौशल बिंदुओं का उपयोग करके उसने इसे छठे खंड तक आगे बढ़ाया, जिससे उसकी साधना का स्तर बढ़ गया। उसने विभिन्न मेरिडियन खोलने वाले कौशल को मिलाया, जिससे उसने अपने शरीर में खोले गए मुख्य मेरिडियनों की संख्या और बढ़ा दी। फिर वर्षा श्रावण मीनार में उसने अनगिनत आत्मा शोधन कौशल और वस्तु नियंत्रण क्यूई परिसंचरण कौशल का संकलन किया। लगातार दिव्य यात्रा लोक को तोड़ते हुए 15 कोस क्षेत्र में प्रवेश किया। 8 साल की उम्र में वह 15 कोस क्षेत्र तक पहुंच गया। प्रशिक्षण मैदानों में शिष्य मूल्यांकन में वीर ने एक बार फिर आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित की। आसानी से ली परिवार के कई शिष्यों को हराया। 1 साल की उत्सुक साधना के बाद विपुल ने वीर के साथ द्वंद्व किया। केवल यह पाया कि अंतर और भी चौड़ा हो गया था। वरुण ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर से वीर को चुनौती दी। केवल एक चाल में हार गया। थोड़ा बड़ा तीसरा भाई प्रकाश खुद को रोक नहीं सका और मंच पर आया। वस्तु नियंत्रण की शक्ति को उजागर किया, लेकिन वीर ने वस्तु नियंत्रण की एक और भी दुर्जय शक्ति के साथ मुकाबला किया और उसे हरा दिया। तब से 15 कोस क्षेत्र की साधना का स्तर प्रकट करते हुए वह एक बार फिर रणवीर हवेली में प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम नागद्वार शहर में फैल गया। साधना की ऐसी आश्चर्यजनक गति ने सिमरन और उसकी पत्नी दोनों को स्तब्ध और खुश कर दिया। वे कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उस साल का हरित कमल आंगन में नव वर्ष की पूर्व संध्या का रात का खाना वीर ने खुद संभाला था। ये बस हुआ कि उसने छलांग लगाने के लिए जो समय चुना वह नव वर्ष की पूर्व संध्या के रात के खाने के दौरान था, इसलिए उसने विचार प्रस्तावित किया, जिसे सिमरन ने मंजूरी दे दी। उत्कृष्ट पाक कौशल। 11वीं संतान वास्तव में अच्छी पाक विशेषज्ञता रखता है और मेरी राय में ये बड़े रेस्तरां के उन प्रसिद्ध बावर्ची से किसी भी तरह से कम नहीं है। 6 मेरा बेटा वास्तव में कला और मार्शल आर्ट दोनों में प्रतिभाशाली है। सब कुछ में उत्कृष्ट है। मैं, सिमरन जैसा कोई व्यक्ति ऐसे बेटे के लायक कैसे हो सकता था? रात के खाने की मेज पर सिमरन काफी नशे में था और वह लड़खड़ाने लगा। सुरेखा ने उसे देखा और कहा, हालांकि छोटी 10वीं असाधारण है, अन्य बच्चे भी बुरे नहीं हैं। तुम केवल छोटी 10वीं की प्रशंसा नहीं कर सकते। बेशक, वे सभी मेरे अच्छे बेटे हैं। सिमरन हंसा। सुरेखा अन्य बेटों की ओर मुड़ी, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और धीरे से कहा, तुम्हें छोटी 10वीं से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। तुम सभी की अपनी चमक है और माँ इसे देख सकती है। अन्य बेटों की आंखें चमकी, कुछ हद तक छुआ गया और सबसे बड़ा सिमरन हंसा। हम कभी भी 10वीं भाई से ईर्ष्या नहीं करेंगे। वह जितना बेहतर होगा हम उतने ही खुश होंगे।
ये सही है, अगर 10वीं भाई इतनी तेजी से साधना करता है और भविष्य में हमसे आगे निकल जाता है तो मैं चुपके से आलसी हो सकता हूँ। फेनिल हंसा। छोटा भाई 10 वह लक्ष्य है जिसका मैं पीछा करता हूँ। यह मुझे साधना करने के लिए और अधिक प्रेरणा देता है, विपुल ने मुस्कान के साथ कहा। 11 साल की उम्र में उसके पास पहले से ही एक युवक के सुंदर रूप थे। नव वर्ष की पूर्व संध्या का रात का खाना समाप्त होने के बाद वीर ने उल्लासपूर्ण शांति को देखा। केवल खाली प्लेटें बची थीं और वह मुस्कुराया। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद उसने अगले काल में तेजी से आगे बढ़ा। वीर की अद्भुत प्रतिभाओं को प्रकट करने के तुरंत बाद एक और दानवराज ने हमला करने के लिए रणवीर हवेली में घुसपैठ की, लेकिन सिमरन और लीना द्वारा पहले से ही देखा और मार डाला गया। लीना वीर की साधना में प्रगति के बारे में जानकर इतनी हैरान हुई कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। एक पुनः साधना इतनी तेजी से हो सकती है? उसने अचानक समझा कि क्यों। जब उसने वीर को 15 साल की उम्र में देखा तो वह पहले से ही त्रय अमर लोक में था। इसके अलावा वह चरम ज्ञान लोक में एक दानवराज के साथ एक संक्षिप्त आदान प्रदान करने में भी सक्षम था। ऐसी प्रतिभा वास्तव में अकल्पनीय थी। राक्षसों के दूसरे हमले के बाद सिमरन ने वीर को अपने पास अधिक बार रखना शुरू कर दिया। कभी कभी उसे सैन्य रणनीतियों की शिक्षा देता था। इस बीच वीर ने भी कविता की रचना करने, संगीत बजाने, चित्रकला करने और सुलेख लिखने के लिए समय का लाभ उठाया। वह अनौपचारिक लग रहा था, लेकिन उसका कलात्मक अनुभव लगातार जमा होता गया और उसकी निपुणता तेजी से सुधरी। सिमरन ने उसे नहीं रोका। वीर की साधना की गति उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त तेज थी। जबकि वह अन्य बच्चों के साथ सख्त रहा होगा, वीर बहुत समझदार था। अपने कार्यों में मापा गया, जिससे सिमरन बहुत आश्वस्त हुआ और उसे चिंता नहीं थी कि वीर इसके कारण मार्शल आर्ट की उपेक्षा करेगा। आखिरकार 8 साल की उम्र में 15 कोस क्षेत्र तक पहुंचना पहले ही महान आर्यावर्त साम्राज्य के साधना रिकॉर्ड को तोड़ चुका था, वह भी शून्य से। उसके साथ बच्चे को वह करने देने के लिए क्या कारण है जो उसे पसंद है? सिमरन की अनुमति के साथ वीर के कलात्मक कौशल के लिए कौशल बिंदुओं का संचय तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर सुधरा, उसने पाया कि मोह नदी के नियम उस पर कम होते जा रहे थे। वह विभिन्न कलात्मक कौशल में खुद को और भी अधिक डुबाने में अधिक निपुण हो गया। साधना लोक के बारे में उसकी समझ धीरे धीरे थोड़ी बाहर निकल गई, उसकी वर्तमान प्रगति को प्रभावित करती हुई और भी तेजी से बढ़ती हुई। कला के कई रूपों में उसकी निपुणता जल्दी से तीसरे स्तर तक पहुंच गई। 20 से अधिक कौशल बिंदुओं का संचय हुआ। उपलब्ध कौशल बिंदुओं की प्रचुरता के साथ वीर ने फिर और साधना तकनीकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उनका अध्ययन और अनुमान लगाया, यहाँ ब्रह्मांड नाड़ी के साथ एक संबंध स्थापित करने की उम्मीद में। ब्रह्मांड नाड़ी शरीर को बहुत बढ़ाती है, एक नींव की तरह काम करती है। लेकिन वर्षा श्रावण मीनार में साधना तकनीकों की सीमित संख्या थी, इसलिए वीर को अपनी जरूरतों को सिमरन को समझाना पड़ा। वीर के शब्दों को सुनकर सिमरन ने संकोच नहीं किया और तुरंत किसी को त्रिकालिज्ञ भवन से उनकी अतुलनीय तकनीकों को उधार लेने के लिए परामर्श करने के लिए भेजा। इसके अतिरिक्त उसने अन्य रणवीर हवेलियों को साधना तकनीकों का अनुरोध करने के लिए लिखा और इस बीच उसने कुछ नकारात्मक इरादों वाले जंगी संप्रदायों को दबाने, उनके घरों को लूटने और वर्षा श्रावण मीनार को भरने के लिए तकनीकों का एक बैच जब्त करने की योजना बनाई। मोह नदी का मुख्य मानचित्र नागद्वार शहर हो सकता है और लीना के अनुसार नागद्वार शहर के बाहर राक्षसों की ताकतें हैं। लेकिन नागद्वार शहर के भीतर कई विशेष नियम सिमरन से प्रभावित हैं और सिमरन के जुनूनों के भीतर पूरा महान आर्यावर्त साम्राज्य निहित था। इस प्रकार जबकि महान आर्यावर्त साम्राज्य के भीतर की ताकतें इस मोह नदी के भीतर मौजूद नहीं हैं, अगर सिमरन को जरूरत पड़ी तो वह उन्हें अस्थायी रूप से विकसित भी कर सकता था। जैसे हरित शिखर पर्वत के साधु जिन्होंने वीर के माप लिए थे, हरित शिखर पर्वत से आ रहे थे। लेकिन नागद्वार शहर के बाहर हरित शिखर पर्वत बिल्कुल नहीं था। हो सकता है कि एक बार जब वह रणवीर हवेली छोड़ दे तो किसी अदृश्य जगह पर वह हवा में गायब हो जाएगा और वह मोह नदी था। जो प्रतिभा वीर ने प्रदर्शित की उसे रणवीर हवेली के भीतर उसने जो कुछ भी मांगा, लगभग सब कुछ दिया गया। वह स्वर्ग का एक प्रिय था। सिमरन के पूर्ण समर्थन के तहत वीर का सुधार तेज था। कई साधना तकनीकों का सम्मिश्रण हुआ और उसके खुले मेरिडियन पहले ही 100 से अधिक हो चुके थे, केवल कुछ ही अवरुद्ध होने बाकी थे। अपनी दिव्य आत्मा को परिष्कृत करना और वस्तुओं को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण सुधार देखा। ये जानते हुए कि वीर को प्रसिद्ध चित्रकला और शतरंज नियमावली पसंद है, सिमरन ने भी लोगों को खोजने और कुछ वापस लाने के लिए भेजा। 9 साल की उम्र में वीर सुचारू रूप से स्वर्गिक मानव लोक में कदम रखा। उसने इकट्ठा की गई अनगिनत साधना तकनीकों का उपयोग करके अपने दिमाग को भर लिया। उसने दुनिया के अद्भुत के बारे में महागुरुओं से परामर्श किया और एक बार फिर रणवीर हवेली को हैरान कर दिया। महागुरु लोक में यह प्रवेश पहले से कहीं ज्यादा सुचारू था, क्योंकि उसने अधिक साधना तकनीकों को इकट्ठा किया था और उसके पास व्यापक ज्ञान था। उस साल वीर की शक्ति ने भीली परिवार के 9 बेटों की शक्ति को पूरी तरह से पार कर लिया। यहाँ तक कि सिमरन, जो 27 साल की उम्र में पहले ही त्रय अमर लोक में कदम रख चुका था, वीर को विश्वास था कि वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि चूंकि यह बड़ा भाई उसके प्रति बहुत दयालु था, इसलिए उसका इरादा उसे विपरीत परिस्थितियों में हराने और उसकी मार्शल भावना को तोड़ने का नहीं था। मार्शल आर्ट से परे रणनीति, शिष्टाचार और वीणा, शतरंज, सुलेख और चित्रकला की कलाओं में वीर ने असाधारण बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। सिमरन वीर से पूरी तरह से संतुष्ट था, गलती खोजने के बिंदु तक, और 10 साल की उम्र में उसने सत्यनाग के पद को पहले से पुष्टि करने का प्रस्ताव दिया। अंततः रणवीर हवेली का नेतृत्व करने के अलावा सत्यनाग को पैतृक मंदिर में पूर्वजों से सहायता भी मिलेगी, जिससे संभावना और बढ़ेगी, जो साधना में भी एक महान मदद होगी। इस खबर ने एक बार फिर सनसनी पैदा कर दी। रणवीर हवेली मेहमानों से भर गई और सिमरन ने वीर को इन कुलीन परिवारों से मिलवाने के लिए ले गया, जिससे उन्हें उसका परिचय प्राप्त करने और उसके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिला। लेकिन यह मोह नदी था और एक बार जब मार्ग साफ हो गया तो सब कुछ हवा में गायब हो जाएगा और अर्थहीन हो जाएगा।
वीर ने स्वाभाविक रूप से जवाब देने में समय खर्च नहीं किया और बस आगे बढ़ गया। बार बार त्वरित करने के बाद वीर का समय कूदने पर नियंत्रण और भी सटीक हो गया। वह बोझ के अंत तक कूद गया जब सभी मेहमान बिखर गए थे और सिमरन उसका हाथ पकड़े हुए वीर को ली परिवार के पैतृक हॉल में ले गया। सत्यनाग के लिए चयन समाप्त हो गया था और वीर ने अविवादित रूप से पद सुरक्षित कर लिया था। इस संबंध में ली परिवार के अन्य 9 बेटों को कोई आपत्ति नहीं थी और अन्य घरों के सीधे वंशज और अवैध बच्चे भी वीर की प्रतिभा से वाकिफ थे और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। अपने सामने पैतृक हॉल को देखते हुए वीर जानता था कि सिमरन उसे यहाँ पूर्वजों को समीक्षा करने के लिए लाया था और सहज रूप से उसकी दिव्य आत्मा को सघन करने में मदद करने के लिए लाया था। हालांकि जिस हद तक उसने पहले ही अपनी आत्मा को सघन कर लिया था उससे पूर्वज उसे बहुत सीमित मदद ही दे सकते थे। इस बार वीर ने सत्यनाग को मना नहीं किया। सबसे पहले क्योंकि वह ऐसा करने का कोई कारण नहीं ढूंढ सका और दूसरी बात क्योंकि यह मोह नदी था, उसे बढ़ने के लिए हर अवसर को जब्त करना पड़ा। आखिरकार मोमबत्ती ज्वाला भगवान और राकासुर भी यहाँ आ चुके थे और चून की मोह नदी भयानक पाताल स्तर का था जो जितना मजबूत था उतना ही कोई खुद को सुरक्षित कर सकता था। पैतृक हॉल के अंदर वीर ने आंगन के एक कोने में बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। वह 5वें चाचा नीरज से कुछ मिलता जुलता था, लेकिन उसमें थोड़ी भयानक आभा थी उस शांत उपस्थिति वाले बूढ़े सज्जन के विपरीत जिसे उसने पहले देखा था। पुराने 5। सिमरन ने मुस्कान के साथ अभिवादन किया। नीरज ने एक नजर डाली लेकिन शामिल नहीं हुआ, बस अपना होंठ मोड़कर कहा, तुमने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। हाँ, तुम्हें शादी करने का मौका मिला लेकिन तुमने नहीं किया। सिमरन हंसा। मेरा अकेले भेड़िए का भाग्य है, खून में बहुत डूबा हुआ हूँ। मैं भविष्य की पीढ़ियों पर ऐसा अभिशाप नहीं लाना चाहूंगा। नीरज ने ठंडी गुर्राहट की। हम खून बहाते हैं ताकि आम लोग खून न बहाएं। अकेले और दरिद्र जीवन के बारे में कुछ भी नहीं है, बकवास मत करो। सिमरन ने चिढ़कर कहा। फिर उसने वीर से कहा, उसे चाचा 5 कहो। याद रखना, जब तुम भविष्य में कुछ बन जाओ, अगर मैं आसपास नहीं हूं तो तुम्हें अपने चाचा 5 का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करना जैसे तुम मेरे साथ करते हो। वीर ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। कुरकुरी आवाज नीरज के कानों तक पहुंची जिससे उसने हल्का सा सिर घुमाया। जब उसने वीर की साफ भौं और सुंदर युवा चेहरे को देखा और देखा कि वीर भी उसे देख रहा था तो उसका भाव अचानक कुछ अस्वाभाविक हो गया। एक गुर्राहट के साथ उसने अपना सिर मोड़ लिया। जल्दी से अंदर जाओ, अपने बेटे के सिर को बकवास से भरना बंद करो। सिमरन मुस्कुराया, वीर को पैतृक हॉल में ले गया। पैतृक हॉल के अंदर वीर ने कई पैतृक टैबलेट को देखा जो उसे याद था उससे लगभग पहचान में आने वाले थे। सत्यनाग को विरासत में लेने के लिए किसी को सबसे पहले दिल से एक शपथ लेनी होगी। वीर ने पहले लीना से इस बारे में पूछा था। शपथ मोह नदी तक ही सीमित थी और बाहर नहीं ली जाएगी। केवल इस समय इस जगह से यादें और अनुभव बाहर ले जाए जा सकते थे। इसलिए यहाँ परिष्कृत मार्शल आर्ट की समझ या स्वनिर्मित और अनुमानित साधना तकनीकें बाहर लाई जा सकती थीं। इस क्षण सिमरन वीर को पैतृक टैबलेट के सामने दिल से एक शपथ लेने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। ली परिवार के प्रति अटूट वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए और ली परिवार को आगे ले जाने के लिए। वीर ने सिमरन द्वारा सिखाई गई दिल से शपथ को शब्दशः सुनाया, ये जानते हुए कि मोह नदी चुनौती को पार करने के लिए उसे नागद्वार शहर की रक्षा करने में सिमरन की सहायता करने के लिए मुख्य मिशन को पूरा करना था। इसलिए शपथ में ये शर्त की ली परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और इसी तरह का वीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शपथ लिए जाने के बाद टैबलेट पूर्वजों की रोशनी से चमके। फिर सिमरन पैतृक हॉल से चला गया, वीर को अंदर अकेला छोड़कर पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वीर ने पहले स्वर्ग और पृथ्वी का उपयोग करके अपनी आत्मा की स्थापना की थी और पहले ही 360 बार अपनी कानून अभिव्यक्ति को सघन कर चुका था। सीमा तक पहुंच गया था। एक चरम लोक स्वर्ग और पृथ्वी कानून अभिव्यक्ति को भी सघन कर रहा था। इस क्षण पूर्वजों की रोशनी फड़फड़ाई, वीर को पूरी तरह से घेर लिया। एक बार फिर उसकी हड्डियों को गढ़ा, उसके खून को मजबूत किया और उसकी आत्मा को ठोस किया। उन्होंने उसके लिए हर लोक को एक बार फिर से पुनर्गठित किया, एक अतुलनीय तकनीक की साधना की सीमाओं को पार करते हुए। पूर्वजों के परिशोधन के साथ ली परिवार के सत्यनाग ऐसे प्राणी हैं जो एक ही लोक के भीतर शाही परिवार के प्रतिभाशाली लोगों से मिल सकते हैं या यहाँ तक कि पार भी कर सकते हैं। केवल शाही परिवार के चयनित युवराज एक विशेष विरासत प्राप्त करते हुए एक बार फिर 5 रणवीर हवेलियों के सत्यनाग को पार कर सकते थे। ऐसा दुर्जय शरीर, इस बच्चे का शरीर लोहे जितना कठोर है, क्या इसने शारीरिक शोधन के माध्यम से मार्ग में प्रवेश किया है? ली परिवार के पूर्वज जो वीर को घेरे हुए थे, जब वे उसकी हड्डियों को मजबूत कर रहे थे तो हैरान थे। वीर की हड्डियों ने एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया, साधारण हड्डियों का नहीं। यहाँ तक कि उनके परिशोधन के बाद भी वे ऐसी शारीरिक स्थिति तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते थे। और वीर ने अपने शरीर को खुद से इस हद तक साधना करने में कामयाबी हासिल की थी जो बस अविश्वसनीय था। जैसे ही पूर्वजों की शक्ति उसमें समाहित हुई, वीर ने चारों ओर नर्म महसूस किया, मानो लाल सोने का सार उसके खून के माध्यम से बह रहा हो। अत्यंत आरामदायक, जैसे हजारों छोटी उंगलियां उसकी मांसपेशियों और नस के माध्यम से कंघी कर रही थीं। यह आत्मा अभिव्यक्ति। जल्द ही ली परिवार के पूर्वजों ने वीर की आत्मा अभिव्यक्ति देखी जो चुपचाप उसके दिल के भीतर निवास कर रही थी, एक विशाल आध्यात्मिक प्राणी की तरह जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। ये स्वर्ग और पृथ्वी कानून अभिव्यक्ति है, किंवदंतियों से एक प्राचीन साधु की दिव्य आत्मा। संस्थापक पूर्वज ली त्यानयुवान ने स्तब्ध होकर कहा। अन्य पूर्वजों ने यह सुना और वे भी चकित थे, वीर को अविश्वास के साथ देख रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया से पूरा पैतृक हॉल कांप उठा। बाद में उन्होंने संक्षेप में बातचीत की, इससे पहले कि वे वीर की अभिव्यक्ति को परिष्कृत करने के लिए एक बार फिर से प्रयास करने का फैसला किया। लेकिन वीर की स्वर्ग और पृथ्वी कानून अभिव्यक्ति बहुत विशाल और अटूट थी। वे सुनहरी रोशनी के साथ फूटे, अपार आत्मा शक्ति खर्च की, फिर भी वे इसे परिष्कृत नहीं कर सके।
क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कानून अभिव्यक्ति पहले ही सीमा तक परिष्कृत हो चुकी हो? एक पूर्वज ने आश्चर्य किया। लिथियानयुवान ने अपना सिर हिलाया और एक गंभीर स्वर में कहा, ऐसा नहीं लगता है। मैं महसूस कर सकता हूं कि हमारी शक्ति अंदर रिस रही है और वह इसे अवशोषित कर सकता है। ये बस इतना है कि हमारी शक्ति बहुत कम है। वह एक निश्चित बाधा तक परिष्कृत हो गया लगता है जिसे तोड़ने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। पूर्वजों ने एक पल के लिए बातचीत की और वीर के लिए एक और प्रयास करने का जल्दी से फैसला किया। जैसे ही दिव्य प्रकाश फूटा, पूरा पैतृक हॉल लाल सोने की रोशनी में नहा गया और सभी पूर्वजों ने एक अपार आध्यात्मिक विचार शक्ति को उजागर किया। वीर ने महसूस किया कि उसे घेरने वाली शक्ति पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। वीर एक पल के लिए स्तब्ध था। उसकी समझ में उसकी स्वर्ग और पृथ्वी कानून अभिव्यक्ति 360 बार परिष्कृत हुई थी, पहले ही अपनी सीमा पर। फिर भी पूर्वजों ने दावा किया कि इसे फिर से तोड़ा जा सकता है। फिर उसे दिव्य शक्ति की स्थिति याद आई जहां 1 लाख पाउंड की शक्ति सक्रियण के लिए शर्त थी, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी बढ़ाई जा सकती थी। उस क्षण उसे संदेह था कि क्या चरम लोक वास्तव में अंतिम सीमा नहीं हो सकता है। ये सच निकला। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी कानून अभिव्यक्ति से परे सच्ची सीमा क्या है? और भूमि अमर लोक से परे क्या कोई और भी चरम स्तर तक पहुंच सकता है? क्या यह अमरता के लिए सच्चा अतिक्रमण हो सकता है? जैसे ही वीर ने सोचा, दिव्य प्रकाश ने उसे पूरी तरह से नहला दिया और कई आसपास के पूर्वज अपनी आध्यात्मिक विचार को विलुप्त करते हुए दृढ़ और शांत दिखे। वीर की कानून अभिव्यक्ति में शक्ति समाहित कर रहे थे। अचानक वीर ने अपनी कानून अभिव्यक्ति में एक हल्का सा कांप महसूस किया और फिर उसकी आत्मा को सघन करने की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 361 तक पहुंच गई। ये केवल एक की वृद्धि थी, लेकिन वीर महसूस कर सकता था जैसे कि एक निश्चित बाधा टूट गई थी। शक्ति का एक उछाल उजागर हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी और सभी दिशाओं से अभिसरण हुआ, जिससे उसे एक एहसास हुआ कि उसकी कानून अभिव्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य में थी। इस भावना में डूबे हुए वीर ने पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी कानून अभिव्यक्ति की शक्ति को वास्तव में समझा। ये सिर्फ ताकत में वृद्धि नहीं थी, बल्कि अधिक शक्ति को जुटाने की क्षमता थी। स्वर्ग और पृथ्वी नाड़ी के साथ संयुक्त ये लड़ाई में कई गुना अधिक बल को उजागर करेगा। जब वीर ने अपनी आंखें खोलीं, हालांकि उसने देखा कि कई पैतृक नायकों पर सुनहरी रोशनी मंद हो गई थी। केवल कुछ पूर्वज अभी भी चमक रहे थे, हालांकि पहले से बहुत कमजोर। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।